तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो रिअपलोड करने के लिए नहीं है। अगर कोई भी बंदा इसको रिअपलोड करता है तो मैं तो बिना सोचे समझे उसको स्ट्राइक मारूंगा। तो समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या था। हा? अब बात है स्टोरी पर। आंख खुलती और बंदा पूरा का पूरा परेशान और अचानक से उठ जाता है कि नहीं, कौन 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 है वो बंदा जो मुझे मारना चाहता था। एक मिनट, ये जगह, ये कौन सी जगह है। सीन चेंज होता है 10 मिनट पहले, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। पार्टी चल रही थी दोस्तों के बीच में और ग्लास टकराए जा रहे थे। कोई तो बोलता है कि यंग मास्टर लीन। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ग्रैंड जानवी के चक्कर में तुम बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो क्या। हा? बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन यूजिया गेम का मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ, समझे। और हाँ, ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना मेन क्रिएटर था। ये बोलता कि देखो, ये जो गेम था ना, ये गेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इसको पाना तो बनता है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है इसमें अपडेट बहुत ही ज्यादा स्लो है। और तुम्हें पता भी है मैंने ऑलरेडी सारे के सारे लेवल्स क्लियर कर दिए। ओह सच्ची में, क्या बात बोल रहे हो। जैसे कि यंग मास्टर से उम्मीद थी। लेकिन हाँ, यह बात भी बिल्कुल सच है। अगर सेकंड एडिशन के स्टोरी लाइन को कंप्लीट करना है ना, तो तुम्हें कम से कम 1000 घंटे तक ऑनलाइन तो जरूर खेलना पड़ेगा। दूसरा बोलता कि हाँ, इसने बिल्कुल सही बोला। पहला वाला बोलता है पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाल ही में ऑफिशियल साइट ने अनाउंस किया है कि थर्ड एडिशन का जो स्टोरी लाइन है ना, वो कम से कम 1 महीने बाद तो जरूर अपडेट हो जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि उस टाइम लिटरली में इस गेम को खेलने के लिए होलोग्राफिक हेलमेट का भी जुगाड़ हो जाएगा। मतलब नया नया टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने ये सुना है कि जो गेमिंग हेलमेट है ना, ये साला अलग ही लेवल का है। जैसे ही तुम इसको पहन के खेलोगे लिटरली में किसी और दुनिया में एंटर हो जाओगे। I mean, मेरा बोलने का मतलब ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड। पर ये बताना तो भूल ही गया, इसका प्राइस 20 मिलियन है। और ये सुनकर वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे पूरे तरीके से चौंक जाते हैं। लेकिन एमसी का क्या, वो तो खुश था और एक चुटकी बजाता है। और जिस हेलमेट की बात चल रही थी ना, वही गेमिंग हेलमेट, ये रहा वो हेलमेट। इसको अपने एमसी ने फाइनली खरीद लिया था। पहला बंदा बोलता कि 1 मिनट, अबे यार ये तो वही हेलमेट है। तभी दूसरा, क्या वो वही 20 मिलियन वाली है। हाँ वही है, सेम टू सेम हेलमेट है। और सारे के सारे बंदे उस हेलमेट को देखने के बाद अभी तक चौंक ही जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि गजब, देख लिया ना, तो अब बताओ कैसा लगा, है ना मस्त। तभी बताता है कि देखो, मैं अपनी फैमिली का सिर्फ इकलौता मर्द नहीं हूँ, कुछ और भी है। और सबसे छोटा वाला मर्द मैं हूँ, समझे। जहाँ पर कोई बिजनेस संभाल रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। इनफैक्ट ये बोले कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सब लोग तैयार है। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन फैमिली संभाल रहा है और कौन कुछ और संभाल रहा है या फिर कोई बिजनेस संभाल रहा है। मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से मस्त आराम से जीना चाहता हूँ। फुल मजे, पूरा का पूरा मजा करते हुए जीना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और इसीलिए आज मैंने इस गेमिंग हेलमेट को लिया ताकि इसको पहनकर खूब मजे करूंगा। और फाइनली उस हेलमेट को पहन लेता है। पर कहानी में ट्विस्ट, हेलमेट से आवाज आती है कि मेरे छोटे भाई, अगर सच बोलूं ना तो हमारे फैमिली के लिए सबसे बड़ा छुपा हुआ खतरा तुम ही हो, समझे। तो एक काम करो, मजे से खेलो, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जहाँ पर एक बंदा भी खुश होते हुए बोलते कि भाई अबे ये क्या है, हाँ ये कोई इफेक्ट है क्या। मान गया साला, चारों तरफ से बिजली निकली जा रही है। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से वो जो हेलमेट था ना, वो हेलमेट अपने एमसी के सर के साथ पूरा का पूरा फूट जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे बंदे की तो फटी जाती है। अब बात है बजट में, जहाँ पर एक अगर अपने एमसी को सारी की सारी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। और सोचे जा रहा था कि ओ तो ये बात थी। मतलब मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया, गुड। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि जब पूरा का पूरा परिवार मुझे कचरा समझता था तो मेरे भाई ने मुझे मारा क्यों। जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, मैंने तो उन लोगों को पहले बता दिया था ना कि मुझे इस परिवार का ना ही शोहरत चाहिए ना ही दौलत। तो फिर ऐसा क्यों हुआ। 1 मिनट, कहीं मुझे रास्ते से हटाने के लिए उन लोगों का शुरुआत से ही तो प्लान नहीं था ना। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से इस बॉडी की मेमोरी इसको धीरे धीरे कर याद आने लगती है कि किस तरह से जन्म देने के बाद इसकी मां मर गई थी। और हाँ, मरने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि ये बोली कि राजा का सेकंड कुकुम बाई थे। और रही बात इस बॉडी का असली ओनर का नाम, तो इसका नाम चूचू था। बहुत दिक्कत थी, माँ मर गई थी ना, मैं अकेला बड़ा हुआ, बहुत ही मुश्किलों से बड़ा हुआ। बाप तो राजा था इसलिए कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी फैमिली में चल क्या रहा है। इज्जत मिलती लेकिन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि मेरी माँ दूसरी कुकुम बाई थी ना, वो भी नॉर्मल। इस बॉडी का ओनर हमेशा सोचा करता था कि अगर मैं सही रहूंगा ना तो ये दुनिया वाले हमेशा मेरे साथ सही ही रहेंगे। पर कहते हैं ना, फैमिली का पोजीशन, फैमिली का हेड, ये कहाँ लोगों का पीछा छोड़ती है। जो भी फैमिली हेड बनना चाहता है उसे साबित करना पड़ेगा कि वो सच्ची में इसके लायक है। जब मैं बाहर था और झारखंड के माइनिंग सेंटर में जब मैं कोयला खोल रहा था, तब चिट्ठी मिली कि सब लोग वापस आ जाओ, फैमिली का हायरिंग है, समझे। और ये सुनकर फैमिली का दूसरा सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मैं थोड़ी ना रुकता, मैं भी वहाँ से घर के लिए रवाना हो गया। और जी हाँ, अभी रास्ते में ही हूँ। सीन चेंज होता है गैरेज के अंदर। अपने एमसी तलवार छूता है और उसको खोलते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे जो ये नाम है ना चीजियो, आई थिंक ये थोड़ा सा साला फेमिलियर क्यों लग रहा है। वेट सोचने दो, कौन हूँ मैं, ये फेमिलियर क्यों लग रहा है, कौन हूँ मैं। तभी याद आता कि 1 मिनट, गेम, हाँ ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले थर्ड एडिशन का स्टोरी लाइन, ग्रैंड जियानबू, डीमन लॉर्ड चूजियो, हाँ याद आ गया। अबे यार याद आ गया, ये तो साला उस थर्ड एडिशन वाली स्टोरी लाइन का फाइनल बोस था ना। कहानी में बताया गया था डीमन लॉर्ड चूजियो पैदा हुआ था चू फैमिली में, जहाँ पर परिवार के बकचोदियों के कारण ये बंदा लिटरली में डिमोनिक पाथ पर चला गया था। फिर एक दिन पावरफुल बनकर अपने परिवार के पास आया और उसको पूरे के पूरे तरीके से खत्म कर डाला और एक दिन डीमन लॉर्ड बन गया। पर समझ में ये नहीं आ रहा कि इस बात की मैं खुशी बनाऊं या फिर रो। तभी अचानक से तलवार को छूते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि
पिछली जिंदगी तो मेरी चली गई, लेकिन इस जिंदगी में मुझे बड़ा आदमी बनना है और मैं बन के रहूंगा विलन ना। हाँ, कहा जाता है कि विलन हमेशा लास्ट में हारता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। किस्मत बदलूंगा, माँ कसम बदल के रख दूंगा। पिछले जिंदगी में मैंने आराम का जीवन चुना था, लेकिन उन कमीनों ने नहीं होने दिया। पर अब इस जिंदगी में आराम से जीने के लिए मैं हर कुछ करूंगा, चाहे किसी को मारना पड़े या फिर किसी से कुछ भी लूटना पड़े, हर चीज करूंगा। अब बात है इधर, जहाँ पर एक पर्दे को हटाते हुए लड़की भी अंदर घुस जाती है और बोले जा रहे थे कि यंग मास्टर क्या हुआ, आप इस तरह से अचानक से हंस क्यों रहे, कुछ हुआ क्या? हमारा मेन कैरेक्टर सोच था कि गुड ओरिजिनल बॉडी के मेमोरी के हिसाब से लड़के का नाम जरूर यूर होना चाहिए, और इसको यहाँ पर मेरे पास मेरे तीसरे भाई के माँ ने भेजा है। एक्चुअली में इस बॉडी का असली ओनर खुश भी था, क्योंकि उसको एक लड़की जो मिल गई। लेकिन 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 ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि यही वो लड़की है जो भर रास्ता इसको मारने का हमेशा ट्राई करती है। सही मायने में बोलू ना तो ये साली दूसरी कोकुम्बाई की जासूस है, नजर रखने आई है, अगर मौका मिले तो मार भी देगी, पर मजा आएगा। इसको शायद नहीं पता होगा बॉडी तो वही है, लेकिन बॉडी के अंदर वाला सोल मेरा है। इनफैक्ट इस गेम की पूरी कहानी ही मैं जानता हूँ। लड़की सोचती क्या हुआ, आखिर ये कमीना इस तरह से हंस क्यों रहा है और अचानक से इसकी हंसी इतनी खतरनाक क्यों लग रही है। तभी बोलती है मास्टर एक बात बोलूं क्या, ऑफिसर रोड से जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, समझे, तो ऐसा करे क्या शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। तब बोलिए क्या बोलते हैं, मंजूर है। अपना मेन कैरेक्टर बोल देगी क्या कहा, शॉर्टकट रास्ता। क्या तुम नहीं जानती हो कि अगर हम शॉर्टकट रास्ते से गए तो डाकुओं के साथ हमें फाइट करनी पड़ेगी। अरे यंग मास्टर आप भी ना, कितनी गर्मी लग रही है। एक बात बताइए, क्या आपको सही में लगता है कि शॉर्टकट रास्ते में कोई डाकू होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बल्कि ये बोलिए कि सारी एक मनगढ़ंत कहानी है। सुनिए ना, चलते हैं ना, एक बार मेरी बातों को मान कर तो देखिए, मजा आएगा। वो इतना बोली रहती तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करते, जिसको नोटिस करते हुए ये भी पूरी की पूरी तरीके से चौंक गई थी। हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता जो कि फ्लैटिट्यूड में हंसते हुए अपने हाथों को उसके ऊपर बढ़ाया जा रहा था और गालों को धर लेता कि ओ गजब क्या बात बोल रही हो तुम, बोलो और मैं तुम्हारी बातों को ना मानूं, कभी हो सकता है क्या? लड़की सोचती है कि क्या ये क्या हो रहा, ये बंदा अचानक से इतना बदल कैसे गया। लेकिन एमजी का क्या, वो तो उसके गालों को लिटरली में बहुत ही जोरों शोर से दबा ही जा रहा था। लड़की भी लाइक नहीं यंग मास्टर मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। अरे बिल्कुल, ये लो छोड़ दिया, आप तक खुश हो ना। और हाँ, क्या कह रही थी, तोड़कर माना था ना, तो चलो मारते हैं। और ये बोलकर अपने पीलो को सरियाने लगता है, जिसको इस तरह से देकर ये बोले कि अपने एमसी को इस तरह से कान काटता हुआ देखकर इधर लड़की भी चौकी पड़ी थी कि कहीं ये कमीना, एक मिनट, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया ना। एमसी भी लाइक ये लड़की पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़की मुझे शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए बार बार फोर्स कर रही है। प्लान कुछ तो बहुत ही बड़ा प्लान होगा इसका, लेकिन शायद इसको ये नहीं पता कि मैं शॉर्टकट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये चाहती है, बल्कि इस शॉर्टकट रास्ते में मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। अब जबकि मैं इस शरीर पर आ चुका तो मुझे इतना तो पता है कि डीमन लॉर्ड बनने में कोई फ्यूचर नहीं है। गेम है ना, पहला 2 एडिशन का स्टोरी लाइन मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, और रही बात तीसरे की तो हाँ थोड़ा तो याद है। जहाँ तक स्टोरी लाइन को अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद मैं एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया, बस इंतजार करो, सबकी माँ बहन करूंगा। और हाँ, एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये वही मोमेंट है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली कहीं तो पहुंच चुका था और यहाँ पर लिटरली मेरे बहुत ज्यादा चहल पहल थे। लड़की बोलती है कि यंग मास्टर एक बात बताइए, मुझे अभी तक सच्ची में समझ में ही नहीं आ रहा कि आप इस शहर में क्या कर रहे हैं। अगर शहर घूमना ही था तो तांजो प्रोफेक्चर घूमते, वहाँ पर तो इससे भी बहुत ही बड़ा शहर है। लेकिन एमसी का क्या, वो तो उसकी बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं देता और सामने की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि गुड, इसका मतलब यही वो जगह जिसे मैं ढूंढ रहा था, सीक्रेट बॉक्स शॉप। गजब। तभी बताया जाता है ये जो बॉक्सेस है ना, इसमें अलग लेवल के मेजर फीचर्स है। लीजेंड्स का कहना यह है कि 10,000 साल पहले दुनिया ने स्वर्ग और पृथ्वी की एक बहुत ही बड़ी तबाही का अनुभव किया था, चारों तरफ तबाही। इनफैक्ट ये बोले कि मार्शल आर्ट के जितने भी सेक्ट थे ना, वो सारे के सारे सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। जहाँ पर इस संकट से बचने के लिए एक फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर ने कुछ तो डेवलप किया, जिसको हम लोग सीक्रेट बॉक्स के नाम से जानते हैं। और हाँ, ये बॉक्स नॉर्मल बॉक्स नहीं है, बल्कि ये बोले एक बहुत ही बड़ा सुप्रीम खजाना है। पर सारे के सारे सेक्टों के खजानों को हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचाने के लिए इन डब्बों में डाल दिए गए। और लिटरली में जब सबको पता चला ना कि एक्चुअली में इन बॉक्सेस का कांड क्या था, तो उन्हीं डब्बों को लेने के लिए माँ कसम मारा मारी हो गई थी। जिससे हुआ ये कि डब्बे तो थे बहुत सारे, लेकिन लेने वाले आदमी उससे भी बहुत ही ज्यादा थे। प्राइस बढ़ी यार, बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन डब्बों को तो कीमत लिटरली आसमान ही छू गया था। पर दिक्कत की बात क्या है पता है, डब्बे में सिर्फ खजाना ही नहीं थे, बल्कि ये बोले कि बेकार का सामान भी थे। जिन लोगों को खजाना मिला वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन जिन लोगों को खजाना नहीं मिला वो तो बहुत ही ज्यादा दुखी में था, उदास थे, रोए जा रहे थे, क्योंकि सारे का सारे पैसे उन्होंने डब्बे खरीदने में खत्म जो कर दिए थे। और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता जो कि फाइनली उसी दुकान में घुस चुका था और बोले जा रहा था कि मेरे दोस्त एक बात बताओ, इस शहर को सिगरेट डब्बों का टाउन कहा जाता है ना, तो फिर साला यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? आदमी भी लाइक कि हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, इस शहर को सिगरेट डब्बों का टाउन कहा जाता है, लेकिन क्या ही फायदा, ये सारे के सारे डब्बे बस एक किस्मत का खेल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी बंदा रिस्क लेना नहीं चाहता। और ये बोलकर जैसे ही पलटता है ना, तो अपने एमसी को देखकर पूरी का पूरी तरीके से खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड, अरे यार आप है ना, मैं जानता हूँ ये गरीब
गरीब, इसकी माँ की, वो लोग ये डब्बे नहीं खरीद सकते, लेकिन लेकिन आप जैसा यंग मास्टर तो जरूर कर सकता है। तो बोलिए क्या बोलते, खरीदेंगे ना? चिंता मत करिए, प्राइस बिल्कुल जेन्युइन लगाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि गजब है, यहाँ पर असला लिटरली में बहुत सारे बॉक्सेस है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि पावरफुल कल्टीवेशन तकनीक और बहुत सारे ट्रेजर आखिर किस बॉक्स में। और यहाँ तक इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसको घंटा भी कहीं पर इज्जत नहीं मिली, ना ही रिसोर्सेस मिले, ना ही किसी का गाइडेंस। बचपन से ही इसको पूरे समाज से अलग कर दिया गया था, इसीलिए तो आज मैं सिर्फ बॉडी टेम्परिंग लेवल पर रह गया और कल्टीवेशन बेस घंटा। साला मेरे पास मार्शल आर्ट का लोवेस्ट तकनीक है बस, और कुछ भी नहीं। और तभी अपने एमसी मार्शल आर्ट के बारे में कुछ बताता है, ये हुआ वो हुआ, लन फन देवानंद, ऐसे करना है वैसे करना, सब कुछ करना है, इससे ये होता है, उससे वो होता है, उससे वो होता है, इसकी माँ का सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है पता नहीं, पर हाँ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि जहां तक मुझे अच्छे से याद है ना, ये बिल्कुल वही टाइम है। एक नौकर इस दुकान में आता है और मामूली सा कोई डब्बा चुनता है, लेकिन वो डब्बा कोई नॉर्मल डब्बा नहीं होता, बल्कि ये बोले कि जैसे वो डब्बा खोलता है ना, उसके अंदर में लिटरली में एक सुप्रीम तकनीक होती है, और बाद में चलकर वो नौकर एक सेट खोलता है और एट द एंड ग्रैंड मास्टर बन जाता है। पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं सही तो हूँ ना, कहीं मेरा फैसला गलत निकल गया तो तब मैं क्या करूंगा। जहाँ पर अपने एमसी जिस बंदे के बारे में सोचे जा रहा था ना, वो बंदा फाइनली यहाँ पर आ चुका था। आई मीन वही नौकर। वो बोलता है कि साले दुकानदार चल जल्दी कर मुझे 2 बॉक्सेस दे, समझा। बुढ़ा बोलता है कि क्या अभी तो पागल तो नहीं हो गया ना, तो नौकर है नौकर, ज्यादा मत आग मुझ, साला खाने का पैसा नहीं है और डब्बे लेगा, गजब। एक मिनट, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा ना थर्ड यंग मास्टर ली तुझे कुछ ज्यादा अप्रिशिएट करता है, तो इसका मतलब तू कुछ भी करेगा। तो नौकरी ठीक है, समझा, ज्यादा दिमाग मत लगा, आराम से जा, खाना खा और मस्त आराम से सो जा और अपनी जिंदगी खुल के जी। इन सब चीजों में क्यों टाइम पर बात कर रहा है? क्या बोला बे साले, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? फिलहाल के लिए ये रख और चल चुपचाप से मेरा डब्बा दे, समझा। अरे यार अब क्या बोलूं, हालांकि तुमने पैसा तो दे दिया, लेकिन तुम्हें सच्ची में लगता है कि जो डब्बा तू चुन रहा है उसमें सच्ची में कोई तकनीक भी निकलेगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। खैर ये लो, ये रहा तुम्हारा डब्बा। और हाँ, उस डब्बे को देखकर लिटरली वो बंदा भी पूरे के पूरी तरीके से खुश था, और जैसे ही लेने ही वाला था तब अचानक से अपने एमसी बीच में आकर उसको रोक देता है। ये क्या कर रहे हो बे साले, ये दोनों के दोनों सीक्रेट बॉक्सेस मेरे, समझा। तभी मन ही मन सोचे जा रहा है कि गजब, माँ कसम, जिस समय का मैं थोड़ी देर पहले से वेट कर रहा था ना, वह समय फाइनली आ ही गया। नाइस। अब देखना इन दोनों बॉक्सेस के अंदर वाली सारी की सारी सीक्रेट तकनीक मेरी। ओह गजब। बंदा बोलता कि यंग मास्टर ये क्या बकचोदी है, क्या आप नहीं देख रहे कि इन दोनों बॉक्सेस को ऑलरेडी मैंने खरीद लिया है? क्या बोला बे साले, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बोलता कि प्रॉब्लम ना, हाँ है प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों के दोनों डब्बे मेरे, ना कि तुम्हारे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुझे नहीं पता क्या कि मैं ली खानदान का नौकर हूँ? जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ वो तो उसकी बातों सुनकर पूरी तरीके से हंसे जा रहा था। यो ली खानदान का नौकर, नाइस नाइस यार नाइस। ये जानकर मुझे सच्ची में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लेकिन बच्चे तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। सीन चेंज होता है अपने एमसी के गार्डो की ओर, जो कि अपने तलवार को निकालते उस नौकर को धरने के लिए बढ़ गया था। और ये देखकर वो नौकर भी पूरी तरीके से डर जाता कि नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो यार, माँ कसम मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। साला ये कमीना तो बहुत ही ज्यादा हरामी निकला। लिटरली में जान में आने के बाद बहुत ही जल्दी हार मान लिया। लेकिन हाँ, स्टोरी के हिसाब से ये वही बंदा है जो ओवरलोड बनने के बाद लिटरली में बहुत ही ज्यादा आग मुद्दा है। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ वो भी उस दुकान में रखे सारे के सारे सिगरेट डब्बों को खरीद लिया था। और ये देखकर उसके नौकर भी पूरी तरीके से हैरान थे। बंदा भी फुल गुस्से में मन ही मन सोचे जा रहा था कि धत तेरे की, इस कमीने ने आज मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी। पर पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझसे छीन ली गई हो। तभी दिखाया जाता है कि अपना जो एमसी था ना, उन सारे के सारे डब्बों को खरीदने के बाद अपने आदमी के साथ फाइनली वहां से निकल गया था। लेकिन इसका क्या, ये बंदा तो अभी तक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और मन ही मन अभी भी सोचे जा रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, बस इंतजार कर, ये मैटर इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। अब बात है थोड़ी देर बाद, या फिर ये बोले कि बहुत देर बाद एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी अपने हाथों को कट कर अपने ब्लड को क्रिस्टल पर गिरा देता है। फिर क्या, माँ कसम बहुत ही ज्यादा तगड़ा रिएक्शन होता है, जिसको देखकर एमसी भी एक पल के लिए दंग रह जाता है। और क्या पता चलता है उस क्रिस्टल के अंदर में सच में एक जेट था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि बाप रे, ये तो साला वही जेट है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। मतलब यही वो चीज है जिसको लेकर वो नौकर साला कमीना का फ्यूचर में जाकर सेट मास्टर बनता है। पर अब ये सब कुछ मेरा हुआ। बताया जाता है कि नॉर्मल कल्टीवेशन तकनीक जो होती है ना, वो तकरीबन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिनमें से पहला जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो छोटे मोटे सेक्टरों का इनहेरिटेंस तकनीक होता है। जहाँ पर बीच का जो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ये कंसीडर करवाता है तुम बड़ी आसानी से कहीं पर भी एक सेट खोल सकते हो, समझे। और रही बात बाकी के 3 की, तो वो अलग ही लेवल की है, जो कि मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरह से लिटरली में अपना जो एमसी था ना, इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, जहाँ पर वो भी उस जेट को देखते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहा था कि वाओ, अभी भी मेरे पास लिटरली में बहुत सारे बॉक्सेस बचे हैं। गुड। पर एक मिनट, क्या डब्बों में भी कोई सरप्राइज करने वाली चीज होगी क्या? अब बात है इधर, जहाँ पर वो नौकर भी फाइनली अपने बॉस के पास आ चुका था। मोटका बोलते अरे तुम आओ आओ यार आओ, कहाँ चले गए थे? और हाँ, ये बंदा
बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि ली फैमिली का मर्चेंट कारवन लीडर था। नौकर बताता है कि बॉस मदद करो यार मदद करो, उस कमीने ने मेरा सामान छीन लिया। और क्या आपको पता भी है, जब मैंने आपका नाम बताया, आपके ली फैमिली का नाम बताया, तो वो साला घंटा भी नहीं डरा। इनफैक्ट यह बोले कि मुझे ही डराती है, इसलिए बदला लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा बदला लीजिए। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारा सामान छीन लिया? और जब हमारी फैमिली के बारे में बताया तो वो बंदा डरा नहीं? अच्छे से बताओ आखिर वहाँ पर हुआ क्या था? जिसकी बातों को सुनकर वो जो नौकर था ना, वो A to Z सारी की सारी बातें उस मोटके को बता देता है, वो भी। तो ये बात है। अब जाकर मुझे सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आई। ध्यान से सुनो, मेरा घर का नौकर हो या चाहे फिर मेरे घर का कुत्ता, किसी की हिम्मत नहीं है जो उनके बारे में कोई कुछ बोल सके, समझे? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत किसी को भेजता हूँ और उस बंदे के बारे में पूरा का पूरा खबर निकलवाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है आधे घंटे बाद, जहाँ पर फाइनली सारी की सारी जानकारी निकल चुकी थी। ये बताता कि माय लॉर्ड, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चू फैमिली का था, मोटका भी लाइक। ओह, तब तो बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। तोंगजाओ में सबसे बड़ी फैमिली में 3 फैमिली आती है, सेन फैमिली, चू फैमिली और अपना ली फैमिली, जिसमें से सबसे कमजोर फैमिली हम ही है, समझे? बच्चा देखो, अगर तुमने पहले ही बताया होता ना कि तुम्हें परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि चू फैमिली था, तो शायद हो सके कि इन मामलों में मैं पहले ही पीछे हट जाता। सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, भूल जाओ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, सब कुछ भूल जाओ। और ये सुनकर वो नौकर लिटरली में अंदर अंदर पूरी के पूरी तरीके से गुस्से में था कि ठीक है मैं समझ गया। मोटका पूछता है तो फिर ये बताओ, चू फैमिली में से था ना, तो आखिर वो बंदा था कौन? वो बताता है कि उसका नाम चू जीव था। क्या कहा? ये था? हार रहा है या तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना बच्चे। चिंता मत कर, अब तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। सच्ची में? पर आपने ये नहीं कहा था कि चू फैमिली हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? हाँ बोला था, चू फैमिली लिटरली में हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जिस बंदे ने तुम्हें परेशान किया था ना, उसका तो खुद ही जत नहीं उस फैमिली में। तो समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? वो बंदा पूरे के पूरे तरीके से नल्ला है, साला कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता ढंग से, और उठ जाता है कि चलो जल्दी चलो, हम अभी बदला लेंगे। नौकर बोलता है कि ठीक है जैसा आप बोले। तभी मनी मन सोचता कि एक मिनट, क्या बोला इसने कि वो बंदा नल्ला है, वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता? लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये बोल रहा है ना, वो बंदा उसे बहुत ही ज्यादा अलग है। ये जिसके बारे में बोल रहा है और मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या ये दोनों सच में एक ही पर्सन है ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों के दोनों पर्सन अलग निकल जाए। सीन चेंज होता है अपने MC की ओर, जो कि फाइनली उस जेड में लिखे सारे तकनीकों को सीख लिया था कि नाइस, मान गया। ये तकनीक सच्ची में बहुत ही ज्यादा औसम है, मैं जितना इसकी तारीफ करूँ उतना ही कम है। और वो इतना सोच रहा था तभी अचानक से बाहर से किसी की तो आवाज आती है, साले कमीने कहीं के चूजी बाहर निकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ली फैमिली के सामान को चुराने की? और दिखाया जाता है कि मोटका सिर्फ अकेले नहीं था, बल्कि ये बोले कि अपने साथ बहुत सारे आदमी को साथ लेकर आया हुआ था, और वहाँ के लोगों को धमकाते हुए ये पूछ रहा था कि साले बता, तू ही बताएगा, तू ही चूजू है कहाँ, बता। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड अपने MC भी मस्त आराम से छत के ऊपर खड़े को देखे जा रहा था। नौकर बोलता है कि मालिक ऊपर देखो यार, ऊपर देखो, वही कमीना है। हाँ मुझे भी पता है, उस कमीने को मैं भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। बोलता है कि साले मेरी बातों को ध्यान से सुन, तुमने जो कुछ भी इसे चुराया ना, मुझे दे दे, समझा? मेन कैरेक्टर, अगर ना दू तो क्या उखाड़ लोगे? तभी उनमें से एक बोलता है कि क्या कहा? नहीं दोगे? साले कमीने कहीं के बहुत मारूंगा, समझ गया ना? अगर जिंदा रहना है तो दे दे। क्या मजाक है। और ये बोलकर बहुत ही स्पीड से उस बंदे को मार डालता है, जिसको देखने के बाद इन दोनों की तो पूरी के पूरी तरीके से फटी पड़ी थी और सारा चौके भी पड़े थे। MC बोलता है कि सुन, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ जो लोगों को धमकाने का काम करते हैं। और ये चीज ये लड़की साला पीछे खड़ी होकर चुप कर देखे जा रही थी कि क्या एक मिनट, ये बंदा सच्ची में किसी को मार डाला? जहाँ पर बात कर अपने MC की, तो हाँ वो भी साला फ्लैटिट्यूड में उन दोनों के सामने खड़ा था। इधर मोटका भी परेशान होते हुए बोलता है कि कमीने कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बंदे को मार डालने की? तो तुम्हारे कहने का मतलब है जो मुझ पर हमला करे मैं उसे मारू भी नहीं? गजब। और ये बोलकर बहुत ही स्पीड से उस मोटके के पास पहुंच जाता है। पहले तो अपने MC अपने चाकू को उसके गर्दन के पास रखता है और बोले जा रहा था कि बताओ तुम्हारे जैसे कचड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हमला करवाने की? मरना है क्या बे साले? बंदा सोचता कि नहीं, ये मैं क्या कर दिया, अगर थोड़ी सी भी गलती होती ना तो ये बंदा मुझे मार डालता, लेकिन नहीं, अपना जो MC था ना उस बंदे को नहीं मारता और चाकू को देते हुए बोलता कि ये लो धरो इसको। मोटका भी लगे धरो, पर क्यों? सुनाई नहीं दिया क्या? बोला नहीं कि चुपचाप धर इसको। यहाँ पर बात करें मोटके की, तो वो भी अपने MC की बातों सुनकर पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है और उसके हाथों से चाकू को लेते हुए बोलते कि हाँ ले लिया, धर लिया यार, धर लिया। गुड, ये हुई ना बात। अब जबकि तुमने चाकू धर ही लिया है तो एक काम करो, चलो मुझे मार डालो। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे फुली तौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुना नहीं क्या, एक काम कर,
मास्टर चाकू यहाँ पर रख और चल जल्दी कर, घोप दे मुझे। और याद रखना अगर तुमने आज मेरा गला नहीं रहता ना तो इससे बढ़िया मौका तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए चल जल्दी कर, मार मुझे मार। लेकिन हाँ नहीं मारता। उस मुर्गे का जो हाथ था ना वो भी डर के मारे साला पूरे का पूरे तरीके से कांपे जा रहा था और चाकू को फेंकते हुए बोल देगा नहीं यार नहीं होगा मुझसे, मैं गलत था, मेरे जैसे छोटे आदमी से गलती हो गई, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। जहाँ पर अपने एमसी उस मुर्गे की बातों को सुनकर उसको थपड़ाते हुए बोले जा रहा था साले मैंने तुम्हें मौका दिया था कि मुझे मार डाला, लेकिन नहीं तुझे तो ये काम भी ठीक से नहीं हुआ, मान गया तो साला एक नंबर का नल्ला आदमी निकला, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लड़की सोचती कि नहीं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कमीना तो साला पूरा का पूरा बदला लग रहा है, पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी बेइज्जती सहने के बाद हमें मुर्गे को दिखाया जाता जो कि फाइनली वहां से जाया जा रहा था। और रही बात नौकर की तो वो भी पीछे से उस मुर्गे को आवाज लगाया जा रहा था, तभी दिखाया जाता है वो जो मुर्गा था ना फिर गुस्से में आकर अपने नौकर को बहुत ही जोरदार हाथ मारता है कि साले कमीने कहीं की ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम नहीं होता ना तो ये सब कुछ नहीं होता और मेरी बेइज्जती कभी भी नहीं होती, सब तेरे कारण हुआ, तेरे कारण, सबके सब तेरे कारण हुआ, बस तू इंतजार कर, ली फैमिली के ठडिया मास्टर के कारण जो तू उड़ रहा है ना नहीं छोड़ूंगा, तुझे पूरे को पूरे तरीके से काट डालूंगा। सीन चेंज होता है खूबसूरत और चांदनी रात में। कोई तो बोलता है कि यंग मास्टर क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, कोई जरूरी काम था क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि ये बंदा बचपन से ही हमारे परिवार के साथ है और जहाँ तक इसके एप्टीट्यूड की बात करें तो इसका एप्टीट्यूड लिटरली में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है। 10 साल लग गए थे इस बंदे को सिर्फ बॉडी टेम्परेचर लेवल पर जाने के लिए, पर ये सब छोड़ो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बंदा लिटरली में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, तभी बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मुझे फंसाया गया और झारखंड में कोयला कोड़ने के लिए मुझे भेज दिया गया, जिससे ये हुआ कि तुम्हें भी मेरे साथ भेज दिया गया, वो भी मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए। तो बताओ ये जो सारी की सारी कांड हुई कहीं इसके चक्कर में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, अगर हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि ये सारी की सारी गलती सिर्फ मेरी है। बंदा बोलता है कि यंग मास्टर ये सब बोलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ठहरे मालिक और मैं ठहरा नौकर, तो फिर आप ही बताइए आपका दिक्कत के सामने मेरी दिक्कत है ही क्या चीज। एमसी बोलते कि देखो पिछले 10 सालों से तुम हमारे परिवार के नौकर हो, इनफैक्ट ये बोले कि हमारे परिवार के लिए काम करते हो और तुम्हें मिलता क्या है, सिल्वर के 2 टेल्स, वो भी महीने में एक बार। क्या सच्ची में इतने कम से तुम्हारा काम हो जाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे साथ जितने भी नौकर थे उन सारे नौकरों को प्रमोशन हो गया, लेकिन सिवाय तुम्हारे। देखो अगर तुम्हें सच्ची में लगता है ना तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो प्लीज जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। नौकर बोलता कि नहीं यार बात वो नहीं है, बात सर ये है कि मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूं ना, इसलिए मैं जहाँ पर वहाँ पर संतुष्ट हूँ, समझे? क्या कहा? सच्ची में? मतलब तुम सच्ची में अपने बेकार से जिंदगी से संतुष्ट हो? एक बात याद रखना, तुम जैसा सोचते हो ना ये दुनिया बिल्कुल भी वैसा नहीं चलती, यहाँ पर हर कदम पे खतरा, यहाँ पर हर लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। तभी अचानक से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि सुनो तुम बहुत सालों से सिर्फ मुझे ही फॉलो कर रहे हो और तुमने मेरे चक्कर में बहुत ज्यादा सफर भी किया है, समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? हाँ समझ गया, आपने जो भी बोला ना उसकी हर एक बात मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई। गुड 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 गुड, ये हुई ना बात। लेकिन हाँ एक बात बताना चाहूंगा कि तुम नहीं समझे। I mean, मेरा बोलने का मतलब ये है कि कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो उसका इंतजार मत करो, जरूरत पड़ने पर छीन लो, समझे? बस इतना ही। लेकिन हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी काम है, तुम्हें एक जगह पर जाना है और वहाँ पर जाकर निमंत्रण पत्र पहुंचाना है, समझे? और हाँ याद रखना अगर ये काम सच्ची में हो गया ना तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 100 चांदी के टल्स मिलेंगे। जिसकी बातों को सुनकर इधर लड़का भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि समझ गया, सब कुछ समझ गया। अगर इसने मुझे पहले बोला होता ना तो इस काम को मैं तुम मना कर देता, लेकिन आज के कांड देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा सच में बदल गए हैं। क्या करूं, भरोसा कर लो, जो बोल रहा है वो कर दूं क्या? और फुल जोश में बोलता है कि यंग मास्टर बोलिए बोलिए मैं कब जाऊं? एमसी बोलता है कि वेरी गुड, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो। पहली बात ये रहा वो इन्विटेशन लेटर, समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? बच जाओ और जाकर उसको दे दो। बंदा बोलता है कि यस बिल्कुल दूंगा। तभी लड़की के बारे में सोचते हुए अपने एमसी भी इस्तेमाल करते हुए बोले जा रहा था तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती थी ना, बस इंतजार करो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और इतना बोलने के साथ अपना जो एमसी था ना शॉर्टकट लेकर आधे रास्ते के अंदर चला जाता है। लड़की पूछती है कि यंग मास्टर एक बात बताइए आपको वो गार्ड कहाँ पर गया? वो तोंगझा पर फ्रैक्चर वापस चला गया, समझे? गुड, ये हुई ना बात। अब जाकर लगता है मेरा प्लान और भी जल्दी सक्सेसफुल होगा। जहाँ पर अपने एमसी भी बहुत ही स्पीड से लड़की के पास जाते हुए बोल देगा लड़की सुनो एक बात बताओ, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हमारा सामना सच्ची में डाकू के साथ होने वाला है? और ये देखकर वो लड़की तो पूरी के पूरी तरीके से डर जाती है। नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और पहले ये बताइए आप चू फैमिली के दूसरे यंग मास्टर है ना, तो भला किसकी औकात है, भला किसकी हिम्मत है जो आपको छू भी सके? नहीं यार वो बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका यंग मास्टर और किसका नहीं। तुमने जैसा बोला था कि हमें डाकू का सामना करना पड़ेगा तो देखना हम डाकू का सामना जरूर करेंगे, बस वेट करो उसके बाद देखना मजा आएगा मजा। लड़की बोलती कि गजब, मान गया यंग मास्टर आप तो सच में बहुत ही बढ़िया मजाक करते हैं। जिसको सुनने के बाद अपने एमसी का मुंह तो देखो, ये रहा बहुत ही गौर से बस उस लड़की को देखा ही जा रहा था। और हाँ तभी अचानक से बाहर से किसी की तो आवाज आती है साले सब लोग यहीं पर रुक जा। जिसे सुनने के बाद अपने एमसी भी पर्दे को हटाते हुए एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोले जा रहे हैं कि ये लो
समझो हम लोग डाकू का इंतजार कर रहे थे ना, आ ही गए। और सच्ची में थे, बहुत सारे डाकू लोग थे जो कि अपने एमसी की गाड़ी को रोक देते हैं। लीडर बोलता है कि साले आपके दोबारा बोलना पड़ेगा, बाहर निकल। रही बात इस बंदे की, तो इसका नाम लियान लाउसन था। अब आते हैं बाहर की ओर, जो कि गाड़ी से बाहर निकलने के बाद अपना एमसी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सुन बे साले, पैसा लूटना चाहता है ना, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और वो सारे के सारे पैसे तुम्हारे लिए फ्री है, जाओ जाकर ले लो। और रही बात कुछ और की तो नहीं, हमारे पास बस सिर्फ इतना ही है, समझे। लीडर बोलता है कि बहुत सारे पैसे हैं, गुड, लेकिन बच्चे तुम्हारी जिंदगी इन पैसों से बहुत ज्यादा कीमती है, तो चलो बताओ किस तरह मरना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बाप रे मैं तो डर गया, मतलब तुम्हें सच्ची में पैसे नहीं चाहिए ना। देखो कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो फिर तुम ही बताओ क्या मैं अपने लाइफ को अपने पैसे से खरीद सकता हूँ? तो बोलो क्या बोलते हैं, मंजूर है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता होगा ही ना, इसलिए चलो सौदा करते हैं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें पैसा भेजता रहूंगा। लीडर बोलता है कि हाँ तुम्हारे बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, तुम दूसरे बेटे हो ना जिसको गुड फॉर नथिंग के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसा कचरा साला इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम जिंदा कैसे हो यार? हाँ अगर तुम्हारे जगह पर मैं रहता ना तो मैं तो कब कब मर गया होता। इधर लड़की भी ये सब कुछ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे और सोचती है कि चलो प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, अब देखना ये कमीना यंग मास्टर पक्का मरेगा। मेन कैरेक्टर सुन बे चिरकुट, मेरी बातों को ध्यान से सुन, अगर मैं अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकता तो चलो तुम्हारी जिंदगी खरीद लेता हूँ। और ये बोलकर बहुत ही स्पीड से लीडर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो भी साले कमीने कहेंगे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ पर हमला करोगे? और उधर से वो भी अटैक को कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि समझ गया इस बंदे के पास कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं है, इसका मतलब एक ही बात साबित होती है कि इसके पास सिर्फ पावर है और कुछ भी नहीं। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि फिलहाल के लिए मेरे पास भी उतनी पावर नहीं है जितना मेरे पास होना चाहिए था, यानी कि इस हमले का सिर्फ एंगल बदल सकता हूँ और कुछ भी नहीं। और वही होता है अपना जो एमसी था ना, सिर्फ एक ही पंच में उस तलवार के एंगल को पूरा का पूरा ही बदल देता है। जिसको इस तरह से हमले को काउंटर करता हुआ देखकर ये बंदा भी पूरी तरीके से चौंका पड़ा था कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? इस बंदे ने लिटरली मेरे हमले को इतनी आसानी से काउंटर कर दिया। लेकिन क्या वो बंदा थोड़ी ना हार मानता, वो फिर से अपने एमसी पर एक बहुत ही जोरदार स्लैश करता है, जिसको तो अपने एमसी पर बड़ी आसानी से डोज भी कर लेता है। तभी फिर से हमला होता है और अपना एमसी फिर से डोज करता है। और हाँ इसी तरह से 1 2 3 4 कर लिटरली में बहुत सारे हमले होने लगते हैं, जिसको अपने एमसी एक कर बड़ी आसानी से डोज भी किया जा रहा था। टकलू बोलता है कि देख रहे हो हमारे बॉस ने तो उस बंदे की कह के ले ली। तभी दूसरा की हाँ हमारा बॉस सिर्फ उस बंदे के साथ खेल रहा है, वरना वो बंदा अभी तक तुम मर गया होता। तीसरा बोलता है कि मार डालो बॉस, मार डालो, उस कमीने को खत्म कर दो। सीन चेंज होता है बॉस की ओर, जिसके शकल को देखने के बाद एक बात तो अच्छे से पता चल जाती है कि ये चीज खेला तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए मन सोचे जा रहा था कि धत्तरी ये बंदा मेरे हमलों को इतनी आसानी से डोज कैसे कर रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन ये बंदा हर बार बच जा रहा है और चिल्लाने लगता है कि कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हर एक घंटा क्या तुम्हारी औकात भी है जो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? तभी मौका रहता है फुल एटीट्यूड में अपने तकनीक को परफॉर्म करता है, जिसका नाम ब्लू ड्रैगन इनसाइड द स्लीप होता है। लेकिन हाँ अगर लीडर की बात करें ना तो वो तो बाल बचता है, उसके चेहरे पर बस खरोच आती है। एमसी बोल देगी ओ बच गए, गुड, अब बच के दिखाओ। और ये बोलकर सच्ची में बहुत ही तगड़ा स्लेस करता है, जहाँ पर चोट पहले वाले से बहुत ही ज्यादा लगे थे और हाँ इस बार साला खून भी बहुत ही ज्यादा बहा था। लीडर सोचता है कि इम्पॉसिबल, मैं तो इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ ना, तो फिर बताओ इसके अटैक को डोज क्यों नहीं कर पाया? वो तो अच्छा है साला उसने मेरे गर्दन पर एम नहीं किया था, वरना अभी तक तो मैं खत्म ही हो जाता। एमसी सोचता है कि मान गया, यानी कि मेरी प्रैक्टिस में साला थोड़ी ना थोड़ी या फिर ये बोले कि कहीं ना कहीं तो कमी है, वरना ये बंदा माँ कसम अभी तक मर जाता, बिल्कुल भी डोज नहीं कर पाता। ये बोलता है कि सुनो भी सब लोग सब साथ में मिलकर हमला करो, समझे? और वही होता है, वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे अपने एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि गजब, तुम किसी को मारना चाहते हो और साला मेरी इजाजत भी नहीं ली, गुड। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे भाग रहे थे ना वो ऑन द स्पॉट वहीं पर रुक जाते हैं। और ये रहा वो बंदा जो कि पीछे से बोल रहा था, और ये भी एक डाकू ही था जिसका नाम माकुओ था। बोला जाता है कि मैं तो सुना था कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बिजनेस होने वाली है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो साला मारा काटी चल रही है, बिजनेस का क्या हुआ, नहीं करने वाले हो क्या? लड़की सोचती है कि व्हाट, एक और डाकुओं का ग्रुप, समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि दूसरे को कंबाइन इसको अरेंज किया है। और हाँ ये देखो, ये रहा दूर से सारा का सारा नजारा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि 1 मिनट, ये बंदा कहीं ये बंदा वही तो नहीं है ना? लीडर बोलता है कि साले माकू को बचा कर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और पहले ये बता आखिर सबका मैं मतलब क्या समझो? मतलब समझना है ना, बस ऐसा समझो कि हम यहाँ पर तुम सबको पेलने के लिए आए और हाँ सबक सिखाएंगे सो अलग। जहाँ पर ये भी फुल स्टाइल मारते उन बंदों की अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और ये देखकर पहले ग्रुप के लीडर की भी थोड़ी सी फटी पड़ी थी, लेकिन क्या काउंटर नहीं कर पाता, बल्कि ये बोले इसी को चोट लग जाती है। बंदे बोलते कि बॉस आप ठीक तो है ना? ये सोचता है कि धत्तेरी की, लगता है कि हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे ना वो कम नहीं हो पाएगा, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम सभी को यहाँ पर से भागना पड़ेगा। माकू बोलते कि गुड, इसका मतलब तुम भागना चाहते हो? नहीं होगा, अरे
मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और ये सुनकर जैसे लीडर पीछे की ओर देखता है ना, तो उस पर एक अटैक हो चुका था, उसके शरीर को पूरे का पूरे तरीके से बीच से काट दिया गया था। और हाँ, वो बंदा वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है, जिसको देखने के बाद लीडर के जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे डर के मारे भागने लगते हैं। माँ को वो बोलता है कि सुनो बे, मार डालो उन कमीने को, एक भी नहीं बचना चाहिए, समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हुए मन ही मन सोचता है कि गजब, इस पीले चेहरे वाले को देखने के बाद तो सिर्फ एक ही बात पता चलती है, ये डाकू तो है लेकिन साला डाकू से बहुत ही ज्यादा अलग है। और बोले जा रहा था कि हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। माँ को वो बोलता है कि बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थैंक्स बहुत ही ज्यादा जल्दी बोल रहे हो? मान लो कि अगर मैंने भी तुम्हें लूटने की कोशिश की तब तुम क्या करोगे? अब बातें अपने गार्ड गाँव की ओर, जो कि चिल्लाते हुए बोले जा रहा था, यंग मास्टर देखिए, आपने जैसा बोला था ना मैंने कर दिया। हाँ, ये वही बंद है जिसको ढूंढने के लिए आपने हमें चिट्ठी देकर बोला था। एमसी बोलता कि ओ मतलब मैं सही था। तो चीफ मार्क वो ये बताइए, आपको तो मेरा लेटर मिल ही गया होगा ना, और अगर आपने लेटर पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे मारने का कोई फायदा नहीं होने वाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ सिल्वर के टेल्स है। पर हाँ, अगर तुम मुझे नहीं मारते हो ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जैसा कि उस पत्र में लिखा था। तो बोलो क्या बोलते हो, मंजूर है? सच्ची में? मतलब उस पत्र में जो लिखा था वो मुझे मिल जाएगा? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, मैंने जो बोल दिया ना वो 100% डन है। एमसी सोचता है कि दूसरे को मोबाइल लिटरली में बहुत ही ज्यादा हरामी है, मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। और हाँ, क्यों दिखाए, मैं एक नाजायज बेटा हूँ ना, जिसके पास परिवार के मुखिया का पद पाने के लिए लगभग कोई भी संभावना है ही नहीं। जब वो लड़की बोल रही थी ना कि चलो शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, तभी मुझे पता चल गया कि लिटरली में यहाँ पर साला कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और गड़बड़ क्या थी? डाकू से मुझे मरवाना चाहती थी, लेकिन मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, वो पैसे दे सकती है डाकुओं को मुझे मारने के लिए, तो मैं भी तो पैसे दे सकता हूँ, बल्कि वो भी उससे डबल मुझे बचाने के लिए। और यही चीज करने के लिए मैंने अपने आदमी को चिट्ठी दिया था। माँ को वो बोलते कि बच्चे देख, पहले ही बोल दे कहीं ये बात झूठ तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है जिस और के बारे में तुम बोल रहे हो ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बताओ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे परिवार वाले देने के लिए मान जाएंगे? भाई देख, एक बात बताता हूँ, तुमने अभी जिन डाकुओं को मारा ना, उन डाकुओं को मुझे मारने के लिए किसी और ने नहीं, बल्कि ये बोले कि मेरे परिवार वालों ने ही भेजा था। समझे कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? तो फिर तुम ही बताओ, जब मेरे परिवार वाले ही चाहते कि मैं मर जाऊं, तो मैं अपने परिवार की चिंता क्यों करूं? फिर वो सब छोड़ो, ये रहा मेन प्रूफ, इसको तुम अपने पास रखना, समझे। जब तुम इसे दिखाओगे ना तो तुम्हें लो प्राइस में बहुत सारे और मिल जाएंगे। पर हाँ, याद रखना, ये तभी तक काम करेगा जब तक मैं स्टीवर्ड हूँ। माँ को वो बोलते कि यार मान गए, मतलब बड़ी फैमिली का चुतियापा ही अलग लेवल का होता है। वो उसको मार रहा है, ये इसको मार रहा, वहाँ वो मार रहा, साला कौन क्या कब किसको और कहाँ कौन मार रहा पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, एक बात बताता हूँ, जब भी तुम्हारे पास इसी तरह का और भी मटेरियल हो ना, तो बस मुझे खोजो, मैं तुम्हारे सारे के सारे मटेरियल को खरीद लूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कभी किसी को मरवाना हो या फिर मार करना हो, तो माँ कसम इन मामलों में मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। और ये बोलकर सारे के सारे बंदे वहां से निकल जाते हैं। फिर क्या, उस बंदे को वहां से जाता देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि गजब, एक कोरियन मार्शल आर्ट के विरासत वाला डाकू, मैं जानता हूँ ये कौन है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मुझे तो कभी भी नहीं लगा था कि मेरी बॉडीगार्ड को ये मिल जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि अपना जो एमसी था ना, पीछे साइड देखते हुए डेविल से स्माइल दिया जा रहा था। जहाँ पर बात करूँ लड़की की, तो वो भी डरते हुए मनी मन सोचे जा रहे थे, यार क्यों नहीं, बताओ क्यों क्यों आखिर ये कमीना लड़का बच कैसे गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कमीने ने उस डाकू को चोट भी पहुंचा दिया था, पर कैसे? और साला ये लोग कौन थे जो उस कमीने की हेल्प कर रहे थे? तभी दिखाया जाता है कि अपना जो एमसी था ना, फाइनली उस कैरेज के अंदर आ जाता है। और साला लड़की का एक्टिंग तो देखो, वो भी रोते हुए बोले जा रहा है कि यंग मास्टर यंग मास्टर। मैं डर गई थी, कौन थे वो? अगर वो डाकू लोग कौन थे जो आपको मारना चाहते थे? इधर ये भी स्माइल करते हुए बोले जा रहा था कि डर गई थी ना, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचता कि गजब, ये तो साला सच्ची में बहुत ही ज्यादा नोटंकी करती है। तो जाने मन बताओ, अब जबकि मैं नहीं मरा, तो ये जानने के बाद तो तुम बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होगी ना, वो भी है कि मतलब आपका मतलब क्या है? और नहीं बताइए, आपके जिंदा रहने से मुझे डिसअपॉइंट क्यों होगी? तभी अपना एमसी उसके गर्दन को धरते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, तुझे क्या मैं सच्ची में बेवकूफ लगता हूँ? चल जल्दी बता, मेरे सेकंड माँ ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए? वो बोलती रुको, मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। तुम्हारे दूसरे माँ ने मुझे 10,000 चांदी के टेल्स दिए थे, बस इतना ही, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और हाँ, अपना जो एमसी था ना, उसकी बातों को सुनने के बाद फाइनली उसको छोड़ देता है। क्या कहा? 10,000 टेल्स, वो भी सिल्वर के? गजब, मतलब मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरी दूसरी माँ मुझसे इतना नफरत करती है। लड़की बताती है कि देखिए, उनका कहना यह था कि आप सबसे बड़के वाली यंग मास्टर के पक्ष में खड़ा है, जिससे देर सवेर सारे के सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। और क्या आपको पता भी है, ये जो कोकुम्बाई है ना, वो चौथे वाली यंग मास्टर को ऑलरेडी हरा चुकी है। इनफैक्ट ये बोली कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारे के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहती है। अब चाहे किसी को खरीदना पड़े या फिर रास्ते से हटाना पड़े। बताया जाता है कि अपने एमसी का जो बाप है ना, उनकी 3 पत्नियां, और हाँ, उन तीनों पत्नियों के 4 बेटे, जिनमें से पहली वाइफ की बड़ा बेटा चूकाई, दूसरी कोकुम्बाई, थर्ड वाइफ, और इन दोनों का बेटा चूसेंग और चूसांग। जबकि बात करूं मेरी, तो मेरी ओरिजिनल माँ तो मर गई और मेरी माँ के बदले ये कमीनी दूसरी कोकुम्बाई आ गई। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं नाजायज बेटा था ना, इसलिए परिवार के मुखिया का पद पाने की संभावना बहुत ज्यादा कम थी। जिसको देखने के बाद उन लोगों ने ये सोच लिया कि परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा है ना, जिसका नाम चूकाई है, वो बनेगा असली वारिस।
इसलिए सारे के सारे बंदे सही हो या फिर गलत हमेशा से ही बड़े बेटे का साथ देने लगे। मुझे इस तरह से इग्नोर मारा गया जैसे कि मैं कभी था ही नहीं। लड़की बताती कि भले ही आप नाजायज हो लेकिन आप है तो चू फैमिली के मेंबर ही ना, इसीलिए तो वो लोग फंसा कर आपको मुखिया के दलाल से अलग कर दिए। समझे? हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि नाइस ये बंदा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, यानी कि जैसा कि मैं पिछले जन्म में था, यानी कि एक नंबर का बेवकूफ। साला परिवार के मुखिया का पद लड़ने से इनकार कर दिया। गजब। लेकिन अब क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब जबकि इस बंदे के शरीर में मैं आ चुका हूँ तो इस मामले में तो मैं तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। सोचा था कि आराम की जिंदगी जीऊंगा, वो भी पिछले जन्म में, लेकिन क्या हुआ, आराम की जिंदगी जीने के चक्कर में ही मर गया। पर अब ना मुन्ना ना, अरे बिल्कुल भी नहीं। मेन कैरेक्टर बोलता है तो लड़की बताओ क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? इस सेकंड मदर ने मुझे मारने के लिए डाकू को सहारा लिया? नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं है और एविडेंस होगी भी नहीं। दूसरे कोकुम्बाई ने डाकू को हायर करने के लिए डायरेक्ट मैसेज भेजा था, जहाँ पर डाकू लोग जो थे ना वो बस पैसे लिए और काम करने के लिए तैयार हो गए, वो भी बिना किसी पूछताछ के, और अपने एमसी के पैरों को धरते हुए बोलते कि लो मैंने सब कुछ बता दिया, प्लीज प्लीज मेरे जान को बख्श दो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे नहीं यार चिंता मत करो, मैं औरतों को कभी भी नहीं मारता। वो सोचती है कि बच गई यार बच गई। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना जो एमसी था ना उस लड़की के गर्दन को पूरा का पूरा तोड़ देता है। और हाँ बोले जा रहा था कि गुड, उम्मीद अगर किसी को मारने का मजा ही अलग है। लेकिन ये लड़की क्या सच्ची में सोच रही थी कि जो मेरी जासूसी करेगा मैं उसको जाने दूंगा वो भी इतनी आसानी से? नहीं रे। अब आते हैं 7 दिन बाद चोंगझाऊ प्रेफेक्चर में, या फिर ये बोलो कि चू फैमिली में, जहाँ पर बात करो अपने एमसी की तो हाँ वो बाहर के साइड कुछ तो नोटिस करता है। मन ही मन सोचता कि गजब ये औरत कमीनी कहीं कि ये इधर क्या कर रही है। हाली सेकंड कोकुम्बाई बनने के बाद एटीट्यूड तो देखो, बाप रे ये तो आग मुद रही है। बचपन में इसकी शादी हो गई थी और जैसे ही शादी हुई थी ना तो साली पूरी के पूरी तरीके से चोंगझाऊ प्रेफेक्चर में अपनी जड़ी फैला रखी है। और हाँ गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ जोड़ते हुए बोलता कि सेकंड मदर बाय लगी हो, साल भर हो गए और मैंने आपको देखा नहीं, तो चलो बताओ माँ कसम कैसी हो, ठीक तो हो ना? और ये भी बताना कि बुढ़ापे पे इतना खूबसूरत कैसे लग रही हो। ये सोचती है कि क्या ये कमीना जिंदा लौटाया? समझ गई, मतलब उस लड़की ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तभी फुल एटीट्यूड में बोलती गई चूज यू, बताओ तुम्हारी नौकरानी कहाँ है? अरे वो ना, अब क्या ही बोलूं, देखो मेरे साथ खेलते खेलते अचानक से उस लड़की की गर्दन ही टूट गई, पर चिंता मत करो माँ कसम नया गर्दन लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे लिए क्या एक और नौकरानी को ढूंढ सकती हो क्या? इन दोनों में से एक चल जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों नौकरानी पूरी तरीके से डर जाती है। औरत सोचते कि एक मिनट युवा तो मर गई ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे कांड के बारे में इसको ऑलरेडी पता चल गया? फिर छोड़ो वो सब, और जाते हुए बोले जा रहे थे सुनो अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हैं तो जल्दी करो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, समझे? सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी भी अपने बाप के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि नमस्ते, और हाँ यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना उन सभी को नमस्ते। बाप बोलता है ठीक है तुम आ गए, चलो अच्छी बात है। बताया जाता है ये जो बंदा है ना ये बंदा चू फैमिली का हेड है, चू जोंगवान। ये बंदा जीरो से उठा है, यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये सड़क से उठकर हीरो बना है। हालांकि अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ ना तो परिवार के चुतियापे में इसको घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ इसी तरह से कर करके लिटरली में इस आदमी के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि 20 साल हो गए लेकिन मेरे बाप का लेवल साला एक लेवल भी नहीं बढ़ा। नाइस। बाप बोलता है जैसा कि तुम लोग जानते हो चोंगझाऊ प्रेफेक्चर में रहते हुए हम लोगों को तकरीबन 20 साल हो गए, यानी कि कह सकते हो कि हम लोगों ने इतने दिनों में चोंगझाऊ प्रेफेक्चर में अच्छे से जड़ी जमा ली है। और देखो हमारे सबके सब बेटे बहुत ही तेजी से बड़े भी हो रहे हैं। मतलब साफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बारी अगला मुखिया चुनने की। पहली पत्नी बोलती है क्या मतलब, ये तो जाहिर सी बात है ना कि परिवार का मुखिया कोई और नहीं बल्कि ये बोली कि बड़ा बेटा जुकाय बनेगा। दूसरी बोलती है ये क्या मजाक है? एक मिनट बहाने के बाद बताओ कहीं तुम भूल तो नहीं गई ना हम उस राजघराने से नहीं आते जहाँ पर घर का बड़ा बेटा विरासत पाता है, समझे? देखो अगर फैसला करना ही है कि मुखिया कौन बनेगा तो क्यों नहीं सभी का फैसला गुरु पर छोड़ दिया जाए? तो बोलो क्या बोलती हो थर्ड सिस्टर, तुम ही से पूछ रहे हो। वो बोलती कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता, जो भी फैसला करना है तुम ही लोग करो या फिर गुरुओं पर छोड़ दो, और क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाप बोलता है कि क्या बोल रही है तुम लोग, ये मेरा फैसला है, समझी? और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 साल के अंदर जो भी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा मुखिया पद उसे ही मिलेगा। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे यस बोल देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि गजब यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स हैं जो कि लिटरली में बहुत ही बड़े बड़े पोजीशन को होल्ड किए हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी इन सब की औकात नहीं जो मेरे बाप के बातों को टाल सके। नाइस। पर हाँ ये बड़की और इसका बड़का बेटा, माँ कसम ये लोग साला सच्ची में बहुत ही ज्यादा कमीने, कोई बोले या फिर ना बोले लेकिन इन लोगों की हिम्मत है, ये लोग मेरे बाप के बातों को बड़ी आसानी से काट सकते हैं। और इसी के चक्कर में मेरा जो बाप है ना इन लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। और ये कमीनी बस ऐसा समझो कि चालबाजी तो इसके नस नस में बसी पड़ी है। ये सोचते कि इसका बेटा उत्तराधिकारी बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसका बेटा बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, अपनी बेवकूफियों को दूसरे के सामने छुपाना नहीं जानता। और हाँ रही बात इसकी तीसरे पत्नी की तो ये लिटरली मसला बहुत ही ज्यादा चालाक है। इन तीनों पत्नियों में अगर बाप किसी को ज्यादा पसंद करता है ना तो सिर्फ इसको करता है। इनफैक्ट ये बोले कि इसका बेटा भी उतना ही पसंद है। पर सोचने की बात तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात मेरा बाप है। वो कहता तो है कि गद्दे के लिए इसको वारिस चाहिए, लेकिन मुझे भी पता इससे इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। बड़की बोलती कि नहीं मैंने मानती जो लायक होगा गद्दी उससे मिलना चाहिए, बल्कि ये बोले कि जो सबसे
पावरफुल होगा गद्दी सिर्फ उससे मिलना चाहिए, समझे। और ये बोलकर अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है तो बताओ मैंने सही बोला ना चूजू, तुम क्या बोलते हो। और मनी मन सोचती है कि नाइस, एक बात तो साफ है कि ये चूजू का बच्चा मेरे साथ है और जब तक ये मेरे साथ रहेगा मेरा प्लान हमेशा काम करता रहेगा। लेकिन क्या अब अपने एमसी पहले जैसा थोड़ी ना रहा, बल्कि ये बोले कि इसके बॉडी के अंदर अपने एमसी का सोल जो आ चुका था, इसलिए ये उसकी बातों को पूरा का पूरी इग्नोर मार देता है कि नहीं नहीं यार मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं, बल्कि ये बोले कि मैं तो बाप की बातों से सहमत हूँ, समझे। वो सही कर रहे हैं, गद्दी उसे मिलने चाहिए जो गद्दी के लायक है और किसी को भी नहीं। जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों के दोनों भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाते हैं। बड़की सोचती कि क्या इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे खिलाफ जा रहा है। लेकिन दूसरी का क्या, ये तो अलग ही ले रही थी कि नहीं बताओ क्यों, मैंने तो उसको मारने के लिए बंदों को भी भेजा था ना, तो फिर ये बंदा मेरे साइड क्यों ले रहा है। बड़का बोलता है कि साले ये तू क्या बोल रहा है, तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है, हाँ? चल जल्दी कर, अच्छे से सोच के बोल। अरे भाई एक बात बताओ, तुम ऐसे क्यों लगता है कि मैंने गलत बोली, हाँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं बोली। इनफेक्ट ये बोले कि मैंने अपने बाप की बातों को बहुत ही अच्छे से सुना और ये समझा कि हाँ गद्दी उसे ही मिलेगी जो गद्दी का लायक होगा और किसी को भी नहीं। और ये तो बताओ तुम तो अभी तक अपने गद्दी पर बैठे भी नहीं और साला मनमर्जी चलाना चाहते हो क्या। गद्दी पर बैठने से पहले ये हाल है तो फिर सोचो गद्दी पर बैठने के बाद क्या होगा, तो साला पूरा का पूरा आग मुद देगा। और ये सुनकर वो बड़का भी पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाता है। बाप बोलता है कि बस करो बहुत हुआ, अब इसके बारे में और भी ज्यादा बात नहीं होगी, समझे। मेन कैरेक्टर तो फादर आप ही बताइए, अब जबकि आपने नियम तय कर ही दिया है तो क्या आपको पारिवारिक व्यवसाय का कुछ हिस्सा मेरे साथ भी नहीं बांटना चाहिए क्या। आफ्टर ऑल मैं भी तो आपका बेटा ही ठहरा, तो मुझे भी तो कुछ हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खदान में काम कर सुधार नहीं किया जा सकता, तो फिर आप ही बताइए मैं गद्दी का लायक कैसे बनूंगा। जहाँ पर बात करें बाप की तो वो भी अपने एमसी की बातों सुनकर मन ही मन सोचा जा रहा था कि गुड मान गया, मतलब इस बच्चे ने भी अपने एम्बिशंस डेवलप कर ही लिया, नाइस। लेकिन इन तीनों का क्या, ये तीनों के तीनों तो अपने एमसी की बातों सुनकर पूरे तरीके से चौंके पड़े थे और सोचे जा रहे थे कि नामुमकिन, मतलब ये बंदा भी सच्ची में फैमिली का हेड बनना चाहता है, हो ही नहीं सकता। अब बात है इधर चीफ स्टीवर्ड लू की ओर। बोला जाता है कि बच्चे क्या तुम्हें नहीं पता कि माइनिंग एरिया भी हमारे फैमिली के बिजनेस में से ही एक आता है। और हाँ सेकंड यंग मास्टर होने के नाते अपने आप को पुश मत करो, अपनी औकात में रहो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है मिस्टर लू एक मिनट इधर तो आओ, मेरे पास कुछ बातें जो तुमसे डिस्कस करनी है। उधर वो भी आते हुए बोले जा रहे थे कि बोलो क्या बात है, तुम्हें सच्ची में लगता है मैं वहाँ पर खड़े होकर तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता हूँ। अरे जरा इधर पास तो आओ, तभी तो बताऊंगा कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, जैसे वो बुढ़ा अपने एमसी के पास आता है ना तो अपना एमसी उसको बहुत ही जोरदार पंच मारता है और बुढ़ा वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश। और इतना ही वही थोड़ी ना रुकता, अपने एमसी उसको लात मारता है, लात मारता बहुत ही जोरों शोरों से लात मारे जा रहा था। इसको देखने के बाद इनफेक्ट ये बोले कि ये सारा का सारा कांड देखने के बाद इन सबकी एक ही बार में पूरी तरीके से फट जाती है। दूसरा की सोचती है कि क्या ये बंदा सच्ची में पागल हो गया है क्या। और इधर अगर बात करें बाप की तो वो भी सब कुछ देखकर फुटू गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों को टेबल पर बजाते हुए बोले जा रहा था कि बस बहुत हुआ, ये क्या बकचोदी है। चूजू बता सकते हो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मेरे यहाँ पर होने के बावजूद भी मेरी प्रेजेंस किसी भी काम की नहीं। एमसी बोलते कि प्लीज नाराज मत होइए, लेकिन क्या करूँ मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, पर इसमें गलती मेरी नहीं है बल्कि पूरी की पूरी गलती से बुढ़े की है। नहीं बताओ एक नौकर होने के बाद इसकी इतनी हिम्मत एक यंग मास्टर के सामने इस तरह की बातें करेगा। बिल्कुल भी नहीं फादर, अगर आप इसको मेरा नहीं सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है मैं सिखाऊंगा। और साले तू जितना तू खदान के बारे में बोल रहा है ना, अगर माँ कसम तू मुझे वहाँ पर मिल जाता तो वहीं पर मार के तुझे फेंक देता मैं। उसके बाद देखता कि तुम्हारे मारने के बाद मुझसे बहस कौन करता है। अगर मेरा बाप भी होता तो मैं उसे भी माफ नहीं करता, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। क्यों मैंने सही बोला ना डैड। बाप सोचता कि हाँ बात तो इसने बिल्कुल सही बोली है, ये एक नौकर है और नौकर को हमारे परिवार के बीच में बोलने का हक कोई भी नहीं देता, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी गलती से बुढ़े की है और किसी की भी नहीं। एक मिनट, कहीं ये बुढ़ा ये तो नहीं सोच रहा था ना ये पहली पत्नी के रिश्तेदार है, इसका मतलब ये कुछ भी बोलेगा एक नौकर को मालिक के खिलाफ, या फिर ये बोले कि उसके बातों को काटने का हक नहीं है। और हाँ फाइनली बोल देता कि छोड़ो वो सब, जो हो गया सो हो गया, लेकिन गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें इस तरह से किसी को नहीं मारना चाहिए। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो इस बुढ़े का पूरा रिकवरी का खर्च तुम्हारा, अब से तुम भुगतान करोगे, समझे। जहाँ पर अपने एमसी भी अपनी बाप की बातों सुनकर फुल टू ग्रीट करते हुए बोलता कि बिल्कुल करूंगा ना, अरे पूरा का पूरा भुगतान कर दूंगा, चिंता मत करिए। लेकिन हाँ आपको तो पता ही है ना कि मैंने पहले क्या बोला था, मैं सिर्फ मांस की प्रोडक्शन नहीं करूंगा बल्कि ये बोली कि मुझे कुछ और दीजिए ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूं, और अगर नहीं देना है तो पहले ही क्लियर कर दीजिए। अब क्या बोलूं, हालांकि मेरा घंटा भी इरादा नहीं है कि मैं अपनी परिवार के मुखिया के पद पर बैठा रहूं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अब करूं क्या। बड़की बोलते कि हस्बैंड ये क्या चल रहा है, क्या हम इस मामले को यूं ही जाने दे देंगे। इस बंदे ने सबके सामने यूं ही एक एल्डर को कूट डाला, ये माफी के लायक तो नहीं है। मैं चाहती हूँ इसको सजा दो, सजा मिलनी ही चाहिए, समझे। है क्या का सजा, पर किस बात की, क्या ये बात पहले ही खत्म नहीं हो चुकी है। और ये बताओ क्या तुम सच्ची में चाहती हो कि मैं चूजू को सजा दूं, अगर नहीं तो बस शांत बैठी रहो। जहाँ पर अपने एमसी भी फुल रिस्पेक्ट देते हुए अपने बाप के सामने ग्रीट करते हुए बोलते कि आपका थैंक यू। और सोचे जा रहा था कि ओ फड़की और बड़की का बड़ा बेटा, माँ कसम ये दोनों के दोनों पूरे तरीके से नमूने हैं। ये बड़े क्लैन में पैदा तो हो लिए लेकिन सच्ची में इनके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। जब देखो तब बाप की लहरा देते हैं और फिर बोलते कि बाप इनको पसंद नहीं करता। गजब। पर सोचने के बाद तो ये एक साल बड़का का भी बुद्धि नहीं है, वो हम लोगों से लिटरली में 7-8 साल बड़ा, लेकिन मानना पड़ेगा
पड़ेगा, वो मुखिया के पद के लिए हम दोनों भाई हो, या फिर ये बोले कि हम सभी भाइयों से लड़ना चाहता है। इतना सोचने के बाद वहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है और फाइनली बाप भी बोल देता है तो ठीक है, आज का मैटर यहीं पर खत्म हुआ, तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो एक एक करके वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ पर बात करें दुसरकी वाले की, तो वो भी अपने एमसी के बगल से जाते हुए उसको घूरते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि मैं तो सोच रही थी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बड़की और बड़की का बड़का बेटा है, लेकिन ये किसने सोचा था कि कहानी में यहाँ पर इतना बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। तो बंदा कभी कुछ बोल नहीं पाता था, वो लिटरली में वारिस के चुनाव के लिए लड़ना चाहता है। और अब आते थोड़ी देर बाद यानी कि सेकंड वाइफ के रेसिडेंस पर। बेटा बोलता है कि मॉम नहीं बताओ नहीं बताओ, आपने उस कमीने को खत्म करने के लिए आदमी नहीं भेजा था। हाँ तो फिर वो बंदा अभी तक जिंदा क्यों है? और हाँ आज तो देख ही लिया ना, आपने जो भी कैलकुलेट किया था वो सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत साबित हुई। क्या कहते थे कि वो बंदा फैमिली पोजीशन के बारे में घंटा भी नहीं सोचता, पर आज का क्या, आज तो हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना कि वो बंदा भी पोजीशन चाहता है। तो फिर बोलिए अब हमारा प्लान क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे? चिंता मत करो, अब प्लान बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने देखा ना कि आज वो बंदा किस तरह से अपने बाप के सामने दूसरे को कूद डाला, तो फिर बताओ इसके जैसे पागल इंसान को कौन ही बंदा अपना मुखिया चुनेगा? देखो बड़के का महत्वाकांक्षा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसकी प्रतिभा कम है। और रही बात छोटके की, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, और बचे को तुम यानी कि परिवार का मुखिया सिर्फ तुम बनोगे। समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? वैसे मोम एक बात बताइए, आपके बहुत सारे बंदे तो लिटरली में सभी जगह पर फैले हुए ना, तो क्यों नहीं इन सब कांडों में खलल डाल देती हो ताकि हम अपना पत्ता आराम से साफ कर ले। चिंता मत करो मेरे बच्चे, सारा का सारा प्लान ऑलरेडी प्रॉपर वे में जा रहा है। मैं गारंटी देता हूँ इस परिवार का मुखिया तुम ही बनोगे और कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि मैं किसी को नहीं बनने दूंगा। और रही बात चूजियों की, तो उसका तो मैं अलग ही खातिरदारी करूंगा, ऐसा कर दूंगा कि वो अपने दम पर एक भी बंदे को कमांड नहीं दे पाएगा। और इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता है फार्मेसी में। नौकर बोलता है कि यंग मास्टर एक बात बताइए, पुराने रूल के हिसाब से आपके जितने भी रिसोर्सेस है वो सारे के सारे रिसोर्सेस को आपके सबसे बड़ा वाला भाई जुगाड़ किया ना, तो फिर क्या वो सच में अपने रिसोर्सेस को आपको देंगे? हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन देखो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि पुराना रूल क्या था, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए और वो मुझे ना मिला ना तो मैं उसे छीन लूंगा, समझे? और इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी को बोले जा रहा था कि ओ कहाँ बे, कहाँ घुसे चले? सबसे पहली बात ये जगह तुम्हारी नहीं है, और पहले ये बताओ तुम तो यहाँ पर कभी भी नहीं आते थे ना, तो फिर आज क्यों चले आए? हमारा नौकर बोलता है कि बस इतना ही ना। तो देखो बात दरअसल ये कि हमारा यंग मास्टर यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को लेने आया है और कुछ भी नहीं। क्या का रिसोर्सेज? वो भी किसके लिए? इस गुड फॉर नथिंग सेकंड यंग मास्टर के लिए। गजब, क्या तुम भूल गए यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज किसी और के नहीं बल्कि ये बोल कि बड़का यंग मास्टर के हैं, ना कि तुम्हारे, समझे? ओह क्या कहा बे साले? तो फिर ये बता मेरे हिस्से के जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे रिसोर्सेज मेरे बड़के भाई को क्यों दे दिए? जान सकता हूँ? इसमें जानने की क्या बात है? क्या ये सही नहीं है कि सेकंड यंग मास्टर गुड फॉर नथिंग के नाम से जाना जाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने तो ये भी सुना है कि तुम डिसेबल्ड हो, अपंग। तो फिर तुम ही बताओ तुम कल्टीवेट कैसे करोगे? और जब कल्टीवेट कर ही नहीं सकते तो फिर रिसोर्सेज पे का क्या करोगे? घंटा। देखो हालांकि मुझे पता है कि इन बातों को सुनकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, तो फिर क्या करोगे? गुस्सा निकालोगे? कहाँ निकालोगे? एक काम करो मुझ पर निकालो, अपने सारे भड़ास को मुझ पर निकाल दो, चलो आओ जल्दी करो। और ये सुनकर अपने एमसी भी फुलटू खुश और डेविल से स्माइल देते हुए बोल देगी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, भड़ास निकालनी है ना मुझे, अब तुम्ही पर निकालूंगा, चिंता मत करो। तभी कहानी में ट्विस्ट, एक बंदा आता है और मोटके को पीट देता है कि साले कमीने कहीं के अपने औकात में रहा, समझा? और ये देकर अपने एमसी का नौकर, इनफैक्ट ये बोले कि अपने एमसी भी साला पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है। बुढ़ा बोल दे कि कमीने कहीं के, तुझे दिखाई भी दे रहा है कि तुम्हारे सामने कौन था? हाँ ये सेकंड यंग मास्टर था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके सामने ये सब बोलने की? मोटका भी लाइक अरे यार स्टीबर्ट ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मारा? क्यों मारा नहीं पता, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और पूछ रहे हो क्यों मारा? और बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज इस मोटके को माफ कर दो। अरे हो गई होगी गलती, अब क्या करे, ये मोटका नादान जो ठहरा इसलिए प्लीज माफ कर दो। और हाँ चिंता मत करिए मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा, इनफैक्ट ये बोले कि मैं इसे इतना सबक सिखाऊंगा कि आप जब इससे मिलेंगे ना आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। एमसी बोलता है कि समझ गया, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना ये दोबारा ना होने पाए। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों फाइनली वहां से निकल जाता है। जहाँ पर बात करें इस बंदे की, तो ये बंदा भी पीछे से खड़े होकर उसको बहुत ही गौर से देख के जा रहा था, सोचता है कि बाप रे फाइनली गए। अब बात है मोटके की ओर जो कि पूछता है तो बताओ क्यों मारे? क्यों मारे मुझे? और पहले ये भी बताओ क्या कि तुम उसका मीनिंग से इतना पोलाइटली बात क्यों कर रहे थे? बताया जाता है कि क्या क्यों मारा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता ना तो तुम सच्ची में बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाते, समझे? देखो शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन ये बंदा अभी जस्ट स्टीवर्ट चिप को पीटा है। क्या कहा? स्टीवर्ट चिप को पीट डाला ये बंदा? मतलब सच्ची में? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बंदा जब भी तुम्हें दिखेगा ना उसको रिस्पेक्ट पे करना, वरना क्या पता वो तुम्हें भी मार डाले, क्योंकि ये वो एक मास्टर नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। और इतना बोलने के साथ यमीन दोनों को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए खुश होते हुए कहीं तो जा रहे थे, या फिर ये बोले कि अभी तक चले ही जा रहे थे। सीन चेंज होता अपने एमसी के रेसिडेंस पर। गाओ बोलता है थर्ड यंग मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा उत्सम है, नहीं देखिए फार्मेसी के गणेश स्टीवर्ट की भी आपके सामने फटी पड़ी थी। गजब। क्या कहा फटी पड़ी थी? नहीं रे तुम नहीं समझे, देखो बुराई दोनों तरफ से काटती है। यदि तुम इतने दयालु नहीं हो सकते कि हर कोई तुम्हारा सम्मान करे, तो तुमको इतना बुरा होना चाहिए कि हर
कोई तुमसे डरे, समझे? समझ तो गया, लेकिन उतना नहीं जितना समझना चाहिए था। एमसी बोलता कि हाँ वो तो मुझे पता ही है, अगर तुम सच्ची में इतने समझदार होते ना तो अभी तक तुम नौकर से एक स्टूवर्ड तो जरूरी बन चुके होते। खैर छोड़ो वो सब, फिलहाल के लिए जाकर बाहर में लकड़ियों के डंडे लगाओ ताकि मैं अपने ब्लेड की प्रैक्टिस कर सकूं। और ये बोलकर मनी मन सोचते हैं कि मार्शल दाव का पद उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। टैलेंट, परसेवरेंस, अपॉर्चुनिटी और कॉम्प्रिहेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिलहाल के लिए मेरा टैलेंट सबसे ज्यादा एवरेज है, समय बहुत ही कम है और अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए ताकत की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। तभी दिखाया जाता है कि अपने एमसी कुछ तो बनाया जा रहा था और बोलता है कि बुकी पाउडर पर मंथ, यहाँ तक कि ग्रैंड स्टूवर्ड ने इसके लगभग 30 पैकेट मुझे दिए हैं। हालांकि वो मेरे कारनामों से बहुत ही ज्यादा डरा पड़ा है, लेकिन चीजों को संभालने का हुनर उसके पास बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर इसको पीने का एक फायदा तो जरूर होता है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है और यहाँ तक कि क्यूआई एनर्जी भी बढ़ती है। और फाइनली पी पाकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपने एमसी अभी तक कल्टीवेशन ही किया जा रहा था और अचानक से अपनी आंखें खोलता है। नाइस, सिर्फ एक रात में मैंने अपनी बॉडी के सारे मेडिसिन को ही खोल दिया। गुड, अब बारी है ब्लेड प्रैक्टिस करने की। मेन कैरेक्टर बताता है कि फिलहाल के लिए मेरा जो ब्लू ड्रैगन इनसाइड द स्लीव है ना वो प्लेटफॉर्म में है, लेकिन ब्लेड इंटेंट जब तक ना हो ना तब तक कोई फायदा नहीं। ये बस ऑर्डिनरी से एक ब्लेड तकनीकी कहलाएगा। और फाइनली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। इधर मारता है उधर मारता है, जिधर देखो उधर घुमा घुमा कर मारता है और एक कर लकड़ी को काटे भी जा रहा था। अब बात है थोड़ी देर बाद अपने एमसी का प्रैक्टिस हो चुका था और इधर गाँव भी पानी लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आपको पता भी है मैंने एक न्यूज़ सुना है कि कारो को लीड करने के लिए आपको चुना गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कारो में ज्वाइन होने वाले जितने भी बंदे ना वो सारे के सारे बंदे दूसरे को हुक्म बाय किए। तो इसका मतलब वो चाहते कि मैं उनका काम करूँ। हाँ चाहते तो है, लेकिन ये सारी की सारी बातें उन्होंने सभी जगह पर बहुत ही चालाकी से फैला दी है। ओह तो ये बात है, गुड। यानी कि इसे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि ये जो दूसरी कोकुम बाई है वो मुझे घंटा भी सीरियसली नहीं ले रही है। और बोलता है कि गाँव बाई मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हमें कल सुबह सुबह सांगमंग माउंटेन में जाना है, समझे? जिसे सुनने के बाद गाँव की तो पूरी के पूरी तरीके से फट जाती है। क्या क्या बोला आपने? मतलब सच्ची में हम उस लुटेरे को ढूंढने जाने वाले हैं? बिल्कुल। तुम्हें डर लग रहा है क्या? चिंता मत करो, वो लुटेरे इंसानों को नहीं खाते और वैसे भी वही तो है जो फ्यूचर में चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक बनेगा। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपने एमसी माको को ढूंढ लिया था। उसके बगल में बैठते हुए बोलता है ठीक है तो सुनो, मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो क्या हम दोनों अकेले में बातें कर सकते हैं? वो बोलता है कि क्या कहा, अकेले में? नहीं रे, वैसे भी चिंता मत करो, ये दोनों मेरे साथी है, बस इतना समझो कि मुझे इन दोनों पर खुद से ज्यादा भरोसा है। ओके, मैं घुमा फिरा कर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो बताओ, मुझे उस आदमी से बात करना है जो तुम्हारा भी लीडर है। समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? क्या कहा? मेरा लीडर? पागल हो गए हो क्या बे? मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई देख, मजाक तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, तुम सारे के सारे बंदे जाइंट बैंडिट्स हो ना। जहाँ तक मुझे पता है कि नॉर्थलैंड में कम से कम 36 बड़ा लुटेरा तो जरूर था। और ये सुनकर माको के साथ वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से हिल जाते हैं। यहाँ तक माको ने तो अपने एमसी पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन एमसी का क्या, वो तो पहले उसके अटैक को डोज करता है और फटाक से बहुत ही स्पीड से उसके गर्दन पर एक चाकू को सटा भी देता है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर इधर माको के दोनों बंदे भी अपने एमसी को घेर लेते हैं। एमसी बोलता है कि बस बहुत हुआ, ज्यादा बकचोदी नहीं, समझे? और ये बोलकर जाइंट बैंडिट के बारे में माको को सब चीज बता देता है। इनफैक्ट ये बोले कि हर एक चीज। ये भी क्या? इम्पॉसिबल। आखिर तुम्हें हमारे बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ कैसे पता? तो फिर तुम ही बताओ, इसके बारे में पता लगाना इतनी भी बड़ी कौन सी दिक्कत की बात थी? देखो, तुम्हारा मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ है और यहाँ तक कि तुम्हारे लोगों का अनुशासन देखने ही से पता लग जाता है कि तुम कोई नॉर्मल लुटेरे तो बिल्कुल भी नहीं हो, समझ रहे हो ना? और ऊपर से मैंने किलियन आयन घोड़सवार के बारे में तो बताना भूल ही गया था। बताया जाता है कि दशकों पहले नॉर्थन डोमेन में बहुत ही ज्यादा केओस फैला हुआ था, पता नहीं कैसे, लेकिन 36 डाकू कहीं से तो उभर आए थे और यहाँ तक कि इन्होंने इंपीरियल कोर्ट को भी लूटने की हिम्मत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, नसीब ज्यादा देर नहीं चलती, दोनों पक्षों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और एट द एंड डाकू को भागना पड़ गया था। एमसी बोलता है तो बताओ, अब तो तुम पूरा करोगे ना जो मैं चाहता हूँ? हाँ जरूर करूंगा, लेकिन मेरे बॉस के साथ जो तुम बातें करने वाले हो ना, पहले मुझे बताओ, समझे? ठीक है तो फिर सुनो, मैं तुम्हारे किलियन लोग घुड़सवार सेना के महान सरदार यानी कि लाल चेहरे वाले स्वर्ग राजा पेंगू के ठिकाने के बारे में जानता हूँ। माको भी लाइक, क्या सच्ची में? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? झूठ? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं अभी भी मजाक करने के मूड में हूँ? और हाँ, ये सुनकर माको भी वहाँ से जाते हुए बोलता है तो ठीक है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने बॉस के पास ले चलता हूँ। अब बातें हैं 5 दिन बाद नॉर्थ के सांगमन माउंटेन में। माको बोलता है कि सुनो, फिलहाल के लिए यहीं पर रुको, मैं अपने बॉस को लेकर आता हूँ। और वही होता है, थोड़ी देर बाद लाया जाता है कि ये देखो, ये रहा मेरा बॉस, इनका नाम हानबाओ है। बॉस बोलता है कि ओ, तो इसका मतलब वो तुम ही हो जो हमारे लीडर के बारे में जानता है कि वो कहाँ पर है? सही बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। और बंदे को देखते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि ये बंदा ब्लड कंडीशन के पीक लेवल पर है, यानी कि मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल। नाइस। बॉस बोलते कि साले बकवास बंद कर और पहले ये बता कि तू चाहता क्या है, और हाँ ये भी याद रखना कि अगर डिमांड गलत हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो, तुम्हारे लीडर के बारे में तुम्हें बताना बस ऐसा समझो कि मेरी तरफ से गिफ्ट था, और बोनस के तौर पर यह भी बता देता हूँ कि तुम्हारा लीडर फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा घायल है, समझे? अगर तुम्हें उसे ढूंढना है ना तो लियाडोंग कमांडर के उजाड़ पहाड़ में जाओ, तुम्हें मिल जाएगा।
बॉस भी लाइक सच्ची में तुम सही तो बोल रहे हो ना? तो तुम्हें क्या मैं झूठ बोलने वाला लगता हूँ? देख, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना है तो कर, अगर नहीं करना है ना तो कोई बात नहीं, मत कर। और सोचे जा रहा था कि गजब, किसने सोचा था कि गेम का इतना छोटा सा डिटेल एक्चुअली में मेरे काम आ जाएगा। नाइस। सीन चेंज होता है बॉस की ओर कि आओ चलो बैठ कर बातें करते हैं और तुम्हें क्या चाहिए वो भी बताओ, समझे? हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि पहली बात, जब आपको अपना लीडर मिल जाएगा तो ये बताइए आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? सिंपल, अपने सारे के सारे बंदों को ले जाकर अपने सरदार के घुटनों में झुका दूंगा बस। नहीं यार, मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसा मत करो, सो ही अच्छा होगा। अगर तुम सारे बंदों को ले गए तो जरा सोचो, क्या ये सही नहीं है कि तुम्हारे लीडर पर बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा? वो जो भी आराम कर रहा है ना, उसके आराम की पूरी तरीके से माँ बहन हो जाएगी। है क्या मतलब? अगर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? मतलब हम अपने लीडर को ढूंढे भी नहीं? अरे ढूंढो ना, मैंने कहा बोला कि मत ढूंढो। मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बॉस से मिलने से पहले कुछ रिसोर्सेस और यहाँ तक कुछ पैसे भी जमा कर लो, समझे? जिससे ये होगा कि मिलने के बाद उन्हें भी बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। बंदा बोलता है कि गुड, ये हुई ना बात, तुम्हारा प्लान जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या का प्लान तो मैं अब बताऊंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जंगल में बहुत सारे लूटर है जो कि सबको मारते हैं और लूटते हैं। क्यों, मैंने सही बोला ना? और इसी से बचने के लिए वो लोग जंगल का रास्ता ना चुनकर बल्कि लंबा रास्ता चुनते हैं ताकि लूट ना हो पाए। बॉस बोलता है कि बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो बोलना मैं ये चाहता हूँ कि कैसा रहेगा अगर तुम उन बंदों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो तो सिक्योरिटी अलाउंस के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सच्ची में बस करना ये कि जितने भी खच्चर डाकू है ना जो कि लूटपाट करते रहते हैं, उन सभी को भगा दो। क्या मतलब कि भगा दो? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जितने भी डाकू है उन सभी को मैं अपना दुश्मन बना लूं? क्या हुआ, डर गए? बस छोटे मोटे डाकू ही तो है। अगर तुम इन लोगों को नहीं हटा सकते तो फिर बताओ मैं तुम पर विश्वास कैसे करूंगा? बंदा बोलता है कि बच्चे, डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, समझे? वो तो शुक्र मनाओ कि मुझे चोट लगी पड़ी है, अगर सही होता ना तो माँ कसम उन डाकों को पूरा का पूरा पहले ही खत्म कर देता। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी पूरा का पूरा चौंक जाते कि क्या मतलब सच्ची में ये बंदा जेंटियन एक्सपर्ट ही है, मैंने इसको पहचाने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी। बंदा बोलता है कि देखो, तुमने अभी तक जो भी बताया अच्छा बताया, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? सिंपल सा प्लान है, मैं चाहता हूँ कि चू फैमिली के कारवा को लूटा जाए और कुछ भी नहीं। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि बंदों को मारने में आप मेरी मदद भी करें, समझ गया? लूटना है ना तो तुम्हारा पहला कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को मारना वो भी फ्री में, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रॉपर पैसे पे करूंगा, समझे? और ये सुनकर ये बोले कि अपने एमसी की बातों सुनकर वो बॉस भी पूरे का पूरे तरीके से जोर जोर से हंसने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो ठीक है, डन हुआ। जैसे हम लोग कारवा को लेकर निकलेंगे ना, मैसेज तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जहाँ पर बात करें लीडर की, तो वो भी अपने एमसी की बातों सुनकर पूरा का पूरा चौंक जाते कि क्या क्या कहा कारवा, वो भी तुम्हारा कारवा, आखिर इसका मतलब क्या है? इधर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सुनो, बस दिमाग में इतना भरो कि ये मेरी फैमिली का कारवा है ना कि मेरा, समझे? अनुभव बोलता है गुड, और मनी मन सोचा जा रहा था कि नाइस, मतलब सोचो तो मुझे एक ऐसा लोंडा मिल गया जो लिटरली में अपने परिवार से ही नफरत करता है। नाइस। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो ठीक है, डील डन हुई। जैसे कारोबार निकलेगा ना, मैं तुम्हें फटाक से मैसेज कर दूंगा, ओके? अब बात है अपने एमसी के घर की ओर, जहाँ पर कोई तो बोले जा रहा था कि चलो जल्दी करो और फटाक से सारे के सारे सामान को गाड़ियों में लोड करो। और वही होता है, सारे बंदे एक एक करके सामान को लोड किए जा रहे थे। जिसको इस तरह से लोड करता हुआ देखकर अपने एमसी भी भड़कते हुए बोलता है कि सालो कमीने कहीं के, आखिर तुम्हें लोड करने के लिए किसने बोला? इधर बंदा भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि ओ सेकंड यंग मास्टर, आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए। चलो अच्छी बात है। साले वो सब छोड़ और पहले ये बता, आखिर इस कारवा का इंचार्ज कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात हुई? आप है और कौन होगा? हाँ तो फिर ये भी बता, जब मैं इंचार्ज हूँ तो फिर तुम लोगों को किसने बोला कि सारे सारे सामान को गाड़ी में लोड कर दो? जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने तो नहीं बोला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पिछला बार जो सामान भेजे गए उसका कितना फायदा हुआ, और अभी जो सामान भेजे जा रहा है उसके बारे में कभी भी तुमने मेरे साथ बैठकर चर्चा की नहीं की? क्या सोच रहे थे कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, जो भी करोगे तुम लोग करोगे, मेरा क्या, मैं तो बस देखूंगा ना। बंदा बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आप यहाँ पर नहीं थे ना, और वैसे भी हमें देर हो रही थी, इसलिए फैमिली हेड से पूछकर ये सारा काम कर रहा था, समझे? और आपको तो पता ही होगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए प्लीज आप चिंता मत करिए, सामान को एकदम सुरक्षित सही जगह पर पहुंचाया जाएगा, और नहीं पहुंचा तो फिर मैं हूँ, आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगा। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि गुड गुड यार गुड, मुझे पता नहीं था कि तुम सच्ची में इतने टैलेंटेड निकलोगे, लेकिन बस एक बात बोलता हूँ, पछताना मत, समझ गए ना कि मेरे बोलने का मतलब क्या है? वो बोलता है कि थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं नहीं पछताऊंगा और अपना काम सही से करूंगा। और मनी मन सोचे जा रहा था कि घंटा घंटा पछताऊंगा, आखिर इसका बोलने का मतलब क्या है? मैं अनगिनत बार कारवा के साथ आगे पीछे चला हूँ, क्या समस्या हो सकती है? आखिर इसमें पछताने की क्या बात है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो ठीक है, जाओ, मेरा काम था समझाने का, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया, देन आई विश यू गुड लक, ओके? और हाँ, ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे फाइनली कारवा को लेकर निकल जाते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है तो गाओ, समझ गए ना क्या करना है, फटाक से हनबा को नोटिफाई करो, वो भी यस। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये सारे बंदे चले जा रहे थे। कोई तो बोलता है कि यार ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्या तुम्हें नहीं पता कि सेकंड यंग मास्टर कौन है? वो जब से माइनिंग से लौटे है ना, साला पूरा का पूरा बदल चुके हैं, भूल तो नहीं गए ना किस तरह से चीफ स्टीवर्ड को मारा था, अधमरा कर दिया था उन्होंने? अरे चिंता मत करो, मुझे सब
कुछ अच्छे से याद है, और वैसे भी हम लोग थर्ड यंग मास्टर के आदमी है ना, तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है। और अगर अच्छे से याद होगा तो बता ही देता हूँ, ये थर्ड यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि ये बोले सेकंड गोकुमाई का बेटा है। अब याद आया। बंदा बोलता कि एक बात बताइए, आपको सच्ची में डर न लगता? क्या होगा अगर आगे चलकर सेकंड यंग मास्टर आपके साथ बदला ले ले तो? हाँ? जिसकी बातों को सुनकर वो भी स्माइल करते हुए बोलते कि बस इतनी सी बात, नहीं बताओ आखिर वो मुझसे बदला क्यों लेंगे? मैंने कोई चू फैमिली का रूल तोड़ा? नहीं तोड़ा, तो फिर वो बदला क्यों लेंगे? सब कुछ ठीक है, देखना वो चूजू का बच्चा हमें टच भी नहीं कर सकता। और ये सुनकर बगल वाला बंदा भी सोचते हुए बोलता कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक ये मैटर उतने भी सिंपल नहीं है जितना दिखने से लग रहा है। ये बोलता है कि सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर हमें सच्ची में डाकू दिखे तो सामान को छोड़कर वहीं पर से भाग जाना, समझ गए ना? क्योंकि जिंदगी से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। वो लोग भी। यस, आपने बिल्कुल सही बोला। अब बात है रात को, जहाँ पर रात हो चुकी थी। आई मीन मेरा बोलने का मतलब समझ रहे हो ना? बंदा बोलता है कि सुनो सब लोग, हम लोग सुबह से चले जा रहे हैं, क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा रुककर आराम कर ले? क्या बोलते हो? और तभी अचानक से आवाज आती है, अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, मैं तो ये बोलता हूँ तुम लोग आराम कर ही लो। जहाँ पर बात करें बंदे लोगों की तो हाँ, ये बातें सुनकर वो लोग भी चौंके पड़े थे। कारवा का लीडर भी चिल्लाते हुए बोलते कि डाकू डाकू, अबे डाकू आ गए, डाकू जल्दी से भागो, अपनी जान बचाओ। और वही होता है, सारे के सारे बंदे सामान को छोड़कर अपनी जान को बचाने में लग जाते हैं। माकू बोलते कि ओ अबे स्टीवर्ट जांग कहाँ चले? जांग भी लाइक एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अब ये मत बोलना कि तुम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे। प्रिपेयर तो थे, तुमने बिल्कुल सही बोला। और तुम्हें पता है? नहीं पता होगा तो चलो बता ही देता हूँ। मुझे प्रिपेयर करवाने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा यंग मास्टर चूजियो था। उन्होंने ये बोला कि तुम जब भी मुझे दिखो ना मैं तुम्हें मार डालूं। क्या कहा? मतलब ये सारा का सारा प्लान सेकंड यंग मास्टर का था। अब जाकर समझ में आ रहा है कि उसका कहने का मतलब क्या था। तभी दिखाया जाता है कि वो जो माको था ना, वो बहुत ही स्पीड से अपने तलवार को लेकर उस बंदे पर अटैक करने के लिए बढ़ गया था और एट देन उसके गर्दन को उड़ा भी देता, जहाँ पर उसकी गर्दन ढम से करके जमीन पे गिरती है। माको बोलता है कि सुनो सब लोग, जल्दी से सामान को चेक करो, जरा हम भी तो देखे यंग मास्टर चू हमारे लिए क्या गिफ्ट भेजे हैं। सीन चेंज होता है इधर, कोई तो बोलता है कि क्या ये क्या बकचोदी है, हमारा कारवा लूट लिया गया, हाउ इज दिस पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? दूसरा बोलते कि जल्दी करो, काउंसिल हॉल में इसे रिपोर्ट करो। इधर थर्ड यंग मास्टर भी बोले जा रहा था कि मोम एक बात बताइए, कहीं ये सारा का सारा कांड चूजू के बच्चे के कारण तो नहीं हो रहा ना? मुझे अभी जस्ट पता चला कि कारवा के लोग निकलने से पहले चूजू के बच्चे को ऑफेंड करके गए थे, शायद हो सकता है कि ये मैटर उसी से जुड़ा हो। दूसर की बोलते कि पता नहीं, लेकिन अगर लॉजिकली बोले ना तो चूजू के बच्चे के पास इतनी औकात नहीं है। वैसे तुम ही सोचो, सैंगमन माउंटेन के डाकुओं को इतने आसानी से कोई हायर कैसे कर सकता है? और अगर मान लो कि हायर हो भी गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमारे पास जब तक एविडेंस नहीं होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए संभल कर बोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप इस मामले में नाराज हो जाए। ओके? बंदा बोलता है कि ठीक है समझ गया, और ये बोलकर वो दोनों के दोनों हॉल की ओर चले जा रहे थे। तभी दिखाया जाता है कि कोई तो बोले जा रहा था या फिर ये बोले कि सिचुएशन के बारे में अच्छे से बताया जा रहा था। A to Z सारा का सारा सब कुछ बाप को बता देता है। बाप बोलता है कि समझ गया, अगर यही मामला है तो अगली बार से अच्छे से ध्यान रखना। मेन कैरेक्टर फादर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अब जबकि कारवा को कोई लीडर नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं कारवा को लीड करूँ, तो बोलिए क्या बोलते हैं? और रही बात सैंगमन माउंटेन की, तो मैं जाऊंगा इस बार। और ये सुनकर बड़की बड़की का बड़का, दूसरकी का दूसरका और तीसरकी का तीसरका पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे। हैं? क्या बोला तुमने? क्या तुम भूल गए कि कारवा को लीड करना सबसे बड़े खतरे की बात होती है? और यहाँ तक कि सबसे पावरफुल इंसान भी इस काम को करने से इंकार कर देते हैं, और तुम बोलते कि तुम करोगे? एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर तो है ना? मरना चाहते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ऐसा समझिए कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस तरह का कंडीशन अभी दिख रहा है, कारवा के सारे बंदे दहशत में। बात दिखाने वाला अगर कोई वजनदार आदमी नहीं मिला ना तो भूल जाइए, इन लोगों का मनोबल पूरी तरीके से टूट जाएगा और जिंदगी में ये लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस परमिशन दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा, गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। जिसकी बातों सुनकर बाप सोचता कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदा इतनी जल्दी बड़ा हो गया। हालांकि अगर ध्यान से सोचो ना तो कारवा को ज्यादा देर तक डिले भी नहीं कर सकते। क्या करूँ, दे दूं क्या? और फाइनली बोल देता है तो ठीक है, अपना ध्यान रखना बस। थैंक यू, भरोसा रखिए मैं कर दिखाऊंगा। थर्ड यंग मास्टर सोचता है कि क्या अब ये क्या बवासीर है, इतने खतरनाक काम को ये चूजों का बच्चा करने जा रहा है, क्या ये कहीं सच्ची में पागल तो नहीं हो गया ना? अब बातें हैं बाहर की ओर, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड सुनने के बाद कि किस तरह से हमला हुआ था, किस तरह से सारे बंदे मारे गए थे, वो सुनने के बाद ये लोग तो अलग ही टेंशन में थे। कोई तो बोलते कि यार कोई फायदा नहीं यहाँ पर इस तरह से बैठ कर बकचोदी करने का, वो तो शुक्र मनाओ कि हम लोग बच गए, वरना ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाते हैं। दूसरा बोलते कि हाँ बात तो तूने बिल्कुल सही बोली है। तभी दिखाया जाता है कि अपने एमसी भी वहाँ पर पहुंच चुका था और फुल जोश में बोलता है चलो जल्दी करो, फटाक से सामान को ला दो, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। बंदे बोलते कि सेकंड रिंग मास्टर ये कोई मजाक है क्या? नहीं बताइए, अभी हम जस्ट बचे और आप करेंगे फिर से निकलो। हाँ बिल्कुल सही बात, अगर सच्ची में निकलना है ना तो कम से कम काउंटर मेजरमेंट तो कर लेते, अच्छे से प्लान बिठा लेते, उसके बाद सोचा जाता कि हम लोग किस रास्ते से निकलते, कम से कम इतना तो पता चल जाता ना कि हम लोग मरेंगे नहीं। एमसी सोचता कि वाह मेरा बाप, मन करता कि मौका मिलने पर साला इसको गोली मार दूं। क्या उन्हें सच्ची में दिखाई नहीं देता कि नौकर इतने डरे हुए हैं और गुस्से में भी है? संभालना तो दूर की बात, साला मोटिवेट भी नहीं करते इन लोगों को। और फुल जोश में बोलता है कि भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में गया काउंटर मेजरमेंट। मैंने बोला है कि बच जाना है तो समझो जाना है, समझे? और चिंता मत करो, कोई भी न मरेगा, जब तक मैं हूं ना सभी लोग जिंदा रहेंगे। जिसकी बातों सुनकर उन लोगों का जरा फेस तो देखो, वो लोग अपने एमसी पर घंटा भी विश्वास नहीं कर रहे थे, और करेंगे भी कैसे, साला जान का जो सवाल था। एमसी बोलते कि
जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो लोग भी मेरे साथ रहेंगे ना उसको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। गाओ भाई मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जिसे सुनने के बाद नौकर बोलता कि यस बोलिए। जाओ जितने भी नॉर्मल मजदूर उन सभी से बोलो जो लोग अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने की हिम्मत रखते हैं वो लोग यहाँ पर आए। महीने में उसको 10 टेल दिया जाएगा ना कि 1। और हाँ अगर सब कुछ अच्छे से निपट गया ना तो लाभ का आधा% इनाम भी होगा। समझ गए ना कि मेरा बोलने का क्या मतलब है। अगर ये लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोग नॉर्मल लोगों को अपने साथ रखेंगे। जहाँ पर बात करें बंदे लोगों की तो जैसे ही सुनता है ना कि इनाम इतना बड़ा है वो लोग राजी हो जाते हैं। एक बोलते हैं कि सेकंड रैंक मास्टर अरे क्या कर रहे हो यार, हमने कब बोला कि हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा बोलते हैं कि हाँ हम लोग गलत है, हम लोग जाएंगे, हम लोग जरूर जाएंगे, बस हमें बाहर मत निकालिए। एमसी भी लाइक मैं किसी को भी बाहर नहीं निकाल रहा, जो भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं आराम से फॉलो कर सकते हैं। अब बातें हैं दूसरे दिन जहाँ पर कारवा को फिर से लेकर निकला गया था और आगे के साइड कोई और नहीं बल्कि ये बोले अपना मेन कैरेक्टर था। और जरा देखो तो इस बात को साला बहुत ही जल्दी रोक लिया गया था। बताया जाता है कि जो मोटका डाकू है ना ये हानबा को सबऑर्डिनेट है। याद आओ मोटका बोलता है कि सुनो बे सब लोग, चलो जल्दी करो, लोगों को मार डालो, सामान को लूट लो। और ये देखकर अपने एमसी के साथ आए हुए सारे के सारे बंदे भी डर जाते हैं, साला रोने लगते हैं। एक बोलता है कि भाई गए गए यार गए, अब नहीं बचने वाले, अब तो पक्का मरेंगे। तुमने बिल्कुल सही बोला, हम लोग लालच में आ गए थे, अब तो पक्का मरेंगे यार, कोई भी नहीं बचाने वाला हमें। इधर मेन कैरेक्टर भी हल्के से इस्तेमाल करते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि यो माय गॉड अब मजा आ गया बीड़ू। जितने भी डाकू थे ना वो सारे के सारे डाकू मिलकर अपने एमसी के कारवा को रोक चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गाँव भाई चलो जल्दी करो, तेल और बत्ती प्रिपेयर करो, समझे। और वही होता है अपने एमसी की बातों सुनकर वो जो गाँव भाई था ना वो फाइनली बत्ती और तेल को प्रिपेयर कर लेता है। बोला जाता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने आदमी को मौत के घाट उतरवा दूं। I mean, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती किया तो मैं अपने सारे सामान को जला दूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। यहाँ पर बात करें इन लोगों की तो हाँ ये लोग भी अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज थे। एक बोलता है व्हाट सेकंड यंग मास्टर ने क्या कहा, वो सच में ये सब जला देंगे हा? दूसरा बोलता है कि पता नहीं, लेकिन हाँ इसे तो एक बार जरूर साबित हो जाती है कि हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। मोटका भी लाइक क्या कहा, सच्ची में मतलब तुम्हारे पास सच्ची में इतनी हिम्मत है जो अपने सामान को जला दोगे। और मान लो कि जलाने से पहले ही मैं तुम लोगों को खत्म कर दिया तब क्या होगा। क्या कहा खत्म, वो भी जलाने से पहले? नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा वो सब छोड़ो, कैसे रहेगा, हम दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा, जो भी जीतेगा ना उसकी बात मानी जाएगी। तो बोलो क्या बोलते हो। तुम जीते तो जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अगर हम जीते ना तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उधर मोटका भी हंसते हुए बोलता है कि गजब ये कोई मजाक थी क्या, नहीं पता हो तुम्हारे जैसे कचड़ा, तुम्हारे जैसे नल्ला यंग मास्टर मुझसे फाइट करेगा और यहाँ तक अपनी शर्त भी रखेगा, लगता है कि तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं जीना। और ये सुनकर ये बंदा भी डर जाता है कि क्या फाइट होगी, वो भी यंग मास्टर इन डाकू के बीच में, ये क्या बात होती है। अगर बड़का वाला यंग मास्टर रहता ना तो समझ में आता, क्योंकि वो बंदा ब्लड कंडीशन के लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन इसका क्या सेकंड यंग मास्टर, ये पागल हो गए हैं क्या। तभी दिखाया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर था ना वो भी बहुत ही स्पीड से अपनी तलवार को लेकर उस मोटके की ओर हमला करने के लिए बढ़ गया था। पर मोटका भी थोड़ी ना कम था, वो भी फटाक से अपने एमसी का अटैक को काउंटर कर लेता है कि नॉट बैड। और ये बोलकर जैसे अटैक करता है ना तो अपने एमसी भी काउंटर कर लेता है और लड़े जा रहे थे। जरा देखो तो क्या खतरनाक लेवल की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर अपने एमसी को इस तरह से डाकुओं के साथ लड़ता हुआ देखकर ये बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से चौके पड़े थे। एक बोलता है कि बाप रे ये सच्ची में हमारा सेकंड यंग मास्टर है ना, कुछ ज्यादा अमेजिंग है। तभी दूसरा कि हाँ मुझे तो सच्ची में यकीन ही नहीं हो रहा कि हम अपनी आंखों से कभी भी सेकंड यंग मास्टर को इस तरह से लड़ते हुए देख पाएंगे। सीन चेंज होता है फाइट के बीच में, जहाँ पर ये दोनों लड़े जा रहे थे ना तभी अचानक से अपने एमसी का अटैक से मोटके का तलवार उसके हाथों से ही छूट जाता है और फाइनली मोटका हार गया था। देखो अपने एमसी और डाकू के बीच में हालांकि ये सब कोई नाटक हुआ था, लेकिन ये जो फाइट थी ना ये सारी की सारी फाइट बिल्कुल असली थी। एमसी बोलता है कि थैंक यू मुझे जीतने देने के लिए। मोटका भी लाइक हाँ मैं समझ गया, मैं हार गया ना, अब तुम लोग जा सकते हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये सुनकर ये दोनों के दोनों बंदे भी फुल खुश। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको एक मिनट पहले मेरी बातों को तो सुनो। वो बोलता है कि क्या वो बच्चे अब तुम क्या चाहते हो, मैं हार गया ना तो जाओ, जाऊंगा तो जरूर, लेकिन पहले मेरी बातों को सुनो। तो देखो मुझे घंटा भी नहीं पता कि जंगल में कितने सारे डाकू है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्यों नहीं करते, अगर तुमने हमें जंगल से बाहर निकाल दिया ना वो भी सुरक्षित, तो हम तुम्हें 1000 टेल्स देंगे। आई थिंक इतना काफी होना चाहिए, मंजूर है। मोटका बोलता है कि क्या कहा, सच्ची में मतलब तुम हमें सिर्फ जंगल को पार करवाने के लिए 1000 टेल्स दोगे, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। नहीं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। गुड मैं तैयार हूँ। कोई तो बोलता है मतलब हम सच्ची में एक डाकू को हायर करने वाले हैं। यार ये चीज तो पहले कभी भी नहीं हुई, क्या ये सच्ची में हो भी सकता है। तीसरा बोलता है कि वो सब छोड़ो, अगर हो गया ना तो सच्ची में ये तो हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात होगी, हम जब चाहे तब इस जंगल को फ्यूचर में आसानी से पार कर पाएंगे। बस करना क्या होगा, डाकू को हायर करना पड़ेगा और क्या। चौथा बोलता है कि यस ऐसी बात सिर्फ हमारा सेकंड यंग मास्टर ही सोच सकता है। नाइस। सीन चेंज होता है अपने चू फैमिली के घर पे। बोला जाता है कि आपके दूसरे का बेटों ने कमाल कर दिया, क्या आपको पता भी है वो बंदा लिटरली में सिर्फ 10 दिन के अंदर यान किंगडम में पहुंच गया, वो भी सारे सामान को लेकर सुरक्षित। बाप बोलता है कि गुड, मुझे सच्ची में उम्मीद नहीं थी कि मेरा ये दूसरा बेटा सच्ची में इतना समझदार निकल जाएगा। एक बात बताओ, क्या जंगल को पार करते उसको कोई भी डाकू नहीं मिला? जरा सर बात ये है कि मिला तो था, आई मीन बहुत सारे डाकू मिले थे। इनफेक्ट ये बोले कि हमारे सामान को छीनने की भी कोशिश की गई थी, पर हुआ क्या, उसका पूरा का पूरा उल्टा। हमारा जो सेकंड यंग मास्टर था ना उन डाकू को हायर कर लिया, वो भी जंगल को पार करवाने के लिए सिर्फ 1000 टेल्स में। बाप बोलता है कि क्या हायर कर लिया था, चलो अच्छी बात है। बुढ़ा भी लायक सुनिए ना, हमारे जो
चारों चारों यंग मास्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपके गद्दी के चक्कर में ना रहे और एक दूसरे की हेल्प करे ना तब हमारा चू परिवार निश्चित रूप से सेन परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। ये बोलता है कि क्या कहा, साथ में खड़ा होना, पागल हो गए हो क्या बुढ़ाऊ? शायद तुम्हें नहीं पता कि हम कितने सारे पैसा खर्चा किया इन चीजों के लिए। हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, समझ गए? यहाँ पर बात करें ये आदमी की तो ये भी अपने बाप को सारा का सारा सब कुछ बताने के बाद वहां से निकल जाता है। अब बात है इधर जहाँ पर अपने एमसी लिटरली में डंडों के साथ अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस किए जा रहा था। गाउस सोचता कि गजब, जब से अपना सेकंड ईयर मास्टर खदान से यहाँ पर आया है ना, खाना पीना तो दूर की बात, जब देखो तब अपनी प्रैक्टिस में ही लगे रहते हैं, हमेशा कल्टीवेशन ही करते रहते हैं। पर हाँ एक चीज तो माननी पड़ेगी, ये जैसा पहले थे ना उससे बिल्कुल ही बदल चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि अगर ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से चलूं ना तो मैं यानी कि चूजू पारिवारिक घटना होने के बाद ये तोंगझा प्रीफेक्चर को ही छोड़ देता है और इसी के चक्कर में ये बंदा फ्यूचर में चलकर पूरा का पूरा बदल जाता है। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुझे घंटा भी नहीं पता कि एक्चुअली में पारिवारिक घटना है क्या, और जब तक ये पता नहीं चल जाता मुझे अपने कल्टीवेशन को ब्लड कंडीशन लेवल पर पहुंचाना होगा, जिससे ये होगा कि मैं कम से कम अपने आप को छोटे मोटे खतरों से प्रोटेक्ट तो कर पाऊंगा ना। और ये सारा का सारा कांड बाहर में खड़ा होकर चुपके से कोई तो अपने एमसी को देखे जा रहा था और ये कोई और नहीं था बल्कि ये बोले कि अपना थर्ड यंग मास्टर था, यानी कि दूसरे कोकुम्बाई का बेटा। ये सोचता कि धत्तेरी की ये चूजू का बच्चा कारवा को इस तरह से ले जाने में सफल कैसे हो गया, और सफल तो छोड़ो कारवा को ले जाने और ले आने के लिए तो इसने अपना दबदबा भी बना लिया। दूसरा की बोलते कि क्या हुआ चुसेंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मोम मैं चाहता हूँ कारवा के ऑथोरिटीज कमीने के हाथों में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, जो भी करिए लेकिन इसके हाथों से छीन लीजिए, समझे? क्या मतलब? अब ये मत बोलना कि कारवा को लीड करने का तुम्हारा भी मन है, तुम्हें तो पता ही है ना कि कारवा को ले जाने और ले आने में कितना ज्यादा खतरा है। वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं इस कारवा को अपने हाथों में घंटा भी नहीं लूंगा। जरा सोचिए कैसा रहेगा अगर हम इस कारवा को लीड करने के लिए अपने चौथे भाई को चुन ले तो। दूसरा की बोलते कि हाँ इससे ये फायदा होगा कि चूजू के बच्चे से उसके हाथों से वो कारवा छीन जाएगा। मानना पड़ेगा मेरे बेटे, मेरे साथ रह रहेगा तुम्हारा बुद्धि भी खुल के। नाइस। अब बातें हैं तिसर के वाइफ के रेसिडेंस पर, वही चलाक वाली। तिसर की बोलती अरे आप यहाँ पर क्यों आए? अगर जरूरत थी तो हम ही बुला लेते, हम वहाँ पर खुद चले आते। जहाँ पर बात करें बंदे की तो वो भी दूसर की वाली को ग्रीट करते हुए फुल रिस्पेक्ट दिए जा रहा था। बोला जाता कि नहीं यार मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी, मैं तो यहाँ पर खुद ही तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, समझे? या फिर ये बोलो कि तुम्हारे बेटे को लेकर मेरे पास एक मस्त प्लान है। तिसर की बोलते कि क्या प्लान? कौन सा प्लान? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी कि मेरा जो बेटा है ना वो गद्दी के लिए फाइट नहीं करेगा, इसलिए चिंता मत करिए और प्लीज इन सब प्लान से मेरे बेटे को दूर रखिए। वो बोल देगा अरे ये तुम क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या? मैं इस बारे में तुमसे थोड़ी ना बात करने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुम लोगों को बिजनेस दिला सकूं, बहुत ही बड़ा वाला बिजनेस। और ये सुनकर ये तिसरकी और तिसरकी का बेटा ये दोनों के दोनों पूरी तरीके से चौंक गए थे। बोलती है कि क्या हमारे परिवार में सच्ची में ऐसे भी कोई बिजनेस है? और मान लो अगर सच्ची में ऐसा कोई बिजनेस हुआ भी तो परिवार के मुखिया की तरफ से हमें दुकान तो दिया ही गया ना वो भी चलाने के लिए, तो बताइए मैं अपना कौन सा मुंह उठाकर और भी ज्यादा बिजनेस मांगने के लिए जाऊंगी? मुझे तो शर्म आनी चाहिए। दूसरा की बोलते कि शर्म किस चीज की? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी शर्म आनी चाहिए। सुनो मैं चाहता हूँ कि चूजू जिस कारों को लीड कर रहा था ना उसको तुम करो, फिर देखना दुकान से जो अभी तक तुमने मुनाफा कमाया है ना उसे ये डबल लगा कर देगी तुम्हें। और ये सुनकर ये चौथा वाला यंग मास्टर सच्ची में पूरा का पूरा खुश हो जाता है कि क्या का डबल, सच्ची में डबल कमा के देगी। सीन चेंज होता है दूसरे दिन जहाँ पर ये कांड हो रहा था। बाप बोलते कि चूजू मैंने देखा, मैंने ये भी सुना कि तुम अपने कारों को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रहे हो। नाइस, तुम शाबाशी का लायक तो, पर तुम्हें नहीं लगता कि इन चीजों को तुम अपने भाइयों को भी सीखने दो? हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कारवा को तुम लीड कर रहे थे ना आज से ये करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि क्या अब आखिर में इसका मतलब क्या समझो? एक मिनट, क्या हमारे बाप को सच्ची में नहीं पता कि एक्चुअली में हम सब भाइयों के बीच का सिचुएशन है क्या? सच बोलूं ना तो हम तो मुश्किल से ही एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिलाकर बात कर पाते हैं, और ये बोल रहे कि इसको भी सीखने का मौका देना चाहिए। क्या मतलब है? इसे तो साफ पता चलता है कि ये मेरे कारों को छीनकर मेरे भाई को देना चाहते हैं। बाप बोलते कि सुनो मैं चाहता हूँ तुम्हारे चौथे भाई को एक्सपीरियंस मिले और कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना? इसलिए आज से इसका दुकान तुम संभालोगे और तुम्हारी कारवा की पूरी जिम्मेदारी इसकी होगी। एमसी बोलता है रास्ता मैं बनाऊं और मजा ये लोग करे। नाइस। और ये भी देखो जब कारवा खतरनाक था तब सिर्फ मैं गया ना कि इसका लाडला बेटा गया, और जब इसको पता चला ना कि सारा मुश्किल मैंने पार कर दिया तब ये चाहता कि मैं अपनी मुश्किल से भरे सारे चीजों को जिसको हल कर दिया वो उसको दे दूं। तभी बोलता कि ठीक है, जबकि मेरे बाप ने डिसीजन बना लिया है तो मैं भी बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। कारवा का लीडर बनना है ना, जाओ बनो, आज से वो कारवा तुम्हारा हुआ। बाप भी लाइक गुड, ये हुआ ना मेरे बेटे, अब जाकर लगता है कि तुम सच्ची में मेरे ही बेटे हो, मुझे तुम पर फक्र है। पर चिंता मत करो, तुम सिर्फ एक दुकान नहीं चलाओगे बल्कि ये बोले कि हथियारों को दुकान भी मैं तुम्हें ही दूंगा। चौथे से बोलता है और हाँ तुम भी संभल कर, तुम पहली बार घर से बाहर निकल रहे हो, समझे? एक काम करो लिन क्यान को भी अपने साथ ले जाओ। बेटा भी लाइक ठीक है समझ गया। हमारा मेन कैरेक्टर सोचते कि क्या लिन क्यान ये तो हमारे परिवार के ब्लड कंडीशन रियल के दो पावरफुल बंदों में से एक है ना। मानना पड़ेगा जब मैं गया था तो मेरे साथ कोई भी नहीं गया था, और जब ये जा रहे थे उसके साथ एक पावरफुल बंदा भी जा रहा है। तभी दिखाया जाता है कि जो अपना चौथा भाई था ना वो अपने एमसी को थैंक्स बोले जा रहा था। ये बोलते कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं
मैं ये चाहता हूँ कि रास्ते पे चलते चलते अपना ध्यान रखना, ओके। और मन ही मन सोचे जा रहा था कि जो भी बंदा मेरे चीजों को छीनने की कोशिश करता है ना, मुझे उससे सख्त नफरत है, नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो मेरा बाप हो या फिर मेरा भाई। अब बात है कारवा के कोर्ट यार्ड में, जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े थे। एक बोलता कि भाई तू ना क्या, ये तो अजब ही कांड हो गया, मैनेजमेंट बदल चुका है, अब हम 4th यंग मास्टर के साथ जाएंगे, न कि 2nd यंग मास्टर। हाँ तो ठीक ही है ना, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि 2nd यंग मास्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे, पर हम लोग क्या करें, 4th यंग मास्टर के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकते। और तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि सुनो सब लोग, चलो जल्दी करो, कारों को रेडी करो। लेकिन उससे पहले सारे के सारे बंदे यहाँ पर आओ। बंदे बोलते कि लीजिए आ गए, सारे बंदे यहाँ पर है। चौथा वाला बोलते कि ओ इसका मतलब इतने सारे जाने वाले हैं, चलो अच्छी बात है, एक काम करो, जैसा कि पहले बोला था, कारों को फटाक से रेडी करो। क्या निकलने वाले, लेकिन हम तो कल ही आए ना। और रूल के हिसाब से ये बोला जाता है कि जो भी बंदा कारों को लाता है या फिर ले जाता है, उसको कम से कम 3 दिन तक तो रेस्ट मिलनी ही चाहिए। तो फिर बताइए हम लोग इतनी जल्दी क्यों निकले? वो बोलते कि मैं जानता हूँ कि आराम कितनी जरूरी है, लेकिन समझो मेरी बातों को ध्यान से समझो, हमें जल्द से जल्द यान किडना में सामान को पहुंचाना होगा। पर चौथे यंग मास्टर बात वो नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सांगमन माउंटेन का जो रास्ता है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पर किस तरह से पार होना है, इस रूल के बारे में हमें 2nd यंग मास्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, इसलिए हम बस उसको ही फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जहाँ पर बात करें चौथे की, तो वो भी सबके मुंह से 2nd यंग मास्टर का नाम सुनकर पूरा का पूरा भड़क जाता है कि बकवास बंद करो, मैंने बोला नहीं कि हमें बच जाना है, तो समझो जाना है और कुछ भी नहीं। बंदे भी लाइक क्या 2nd यंग मास्टर का नाम सुनकर ये बंदा क्यों भड़क गया? अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये सारे के सारे बंदे कारों को लेकर फाइनली निकलने वाले थे। चौथा बोलता है कि दूसरे भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ओ सच्ची में, मतलब तुम यहाँ पर खाली सच्ची में गुजर ही रहे थे? गजब, वैसे थैंक यू मुझे इस कारों का लीडर बनाने के लिए। वो बोलता है कि नहीं यार, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि रास्ते में तुम अपना ध्यान रखना। जहाँ पर बात करे इसकी, तो ये भी अपने भाई की बातों सुनकर फाइनली अपनी कारों को लेकर वहां से निकल जाता है। और मन ही मन सोचा जा रहा था कि बकवास, मैं अपना ख्याल क्यों रखूं? क्या इस बंदे को सच्ची में नहीं पता, या फिर ये भूल गया कि हमारे परिवार के 2 सबसे खतरनाक पावरफुल बंदों में से एक मेरे साथ जा रहा है। सीन चेंज होता है एमसी की ओर, जहाँ पर ये भी उन सबको जाता हुआ देखकर अपने नौकर से बोलता है सुनो मेरे साथ चलो, मुझे सांगमन माउंटेन में जाना। सीन चेंज होता है सांगमन माउंटेन में। हान बोलता है कि बच्चे तुम्हारा विचार बिल्कुल भी बुरा नहीं था, मान गया तुम्हें, और तुम्हें पता भी है नॉर्थ का पूरा सांगमन माउंटेन अब मेरा क्षेत्र है, और यहाँ तक कि मुनाफा भी 10 गुना बढ़ गया है। तो बताओ क्या बोलते हो, पार्टी करे क्या? अरे नहीं यार, इतनी भी जल्दी क्या है, पार्टी करेंगे ना, आराम से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर लेने के लिए आया हूँ, समझे? लीडर बोलता कि ओ तो फिर से किसी को मरवा कर उसका सामान लूटना चाहते हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि देखो मेरा 4th ब्रदर जिसका नाम चूस सेंग है, मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद डाकू का लीडर भी हैरान होते हुए सोचता है कि क्या इस बंदे का काम करने का तरीका तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 2 बार लिटरली में इसने अपने ही परिवार को लूटा और यहाँ तक उसे मार भी डाला, और अब कह रहा है कि ये बिल्कुल वही सेम चीज अपने छोटे चौथे भाई के साथ भी करना चाहता है। गजब। और फाइनली बोल देता है तो ठीक है, पिछली बार की तरह कारवा के लीडर को मार डालना है और बाकी सबको छोड़ देना है ना? हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्लान बदल जाएगा। ओके आई मीन मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे कारवा के साथ एक क्यूआई कंडीशन का मार्शल आर्टिस्ट भी चल रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा यहाँ पर आपके लोगों में से कोई वो कर भी पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, मेरे चौथे भाई को नहीं मारना है क्योंकि वो मेरा अपना खून है, लेकिन हाँ अधमरा जरूर कर सकते हो। लीडर सोचता है कि क्या अपना भाई है लेकिन फिर भी उसको मारना चाहता है। मेन कैरेक्टर समझ रहे हो कि मेरा बोलने का मतलब क्या है, जस्ट क्रिपल कर दो। और ये सुनकर लीडर भी अपने मुंह को बनाते हुए मन ही मन सोचता है कि साला ये बंदा तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा आरामी है, क्रिपल कर दो बोल रहा है, क्रिपल करने से अच्छा तो उसको मरवा ही डाल दे। ये बताता कि बॉस हान क्या आपको पता भी है मेरा जो चौथा भाई है ना, माँ कसम मेरे पिता का सबसे दुलारा बेटा है, यदि वो मर गया तो इस पूरे नॉर्थन सांगमन माउंटेन में कभी भी शांति का दिन नहीं होगा। क्या कर हमारे नॉर्थन सांगमन माउंटेन में शांति नहीं होगी? अजी घंटा बच्चे देखो, हालांकि मैं तुम्हारे चू परिवार की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता के कम पावर के साथ क्या उसकी औकात भी है जो वो मेरे साथ वो सब कुछ कर सके? और एक बार मेरी चोट बस ठीक हो जाने दो, फिर बताता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ, और सेंग परिवार का जो लीडर है ना वो भी मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा। हो तो ये बात है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि जब तक तुम ठीक ना हो जाओ ज्यादा ट्रबल मत करना, ओके? और हाँ एक और बात, मैं जल्दी ही तुम्हारे लोगों को तोंगझाव प्रीफेक्चर में बुलाऊंगा, वो भी मेरी मदद करने के लिए, चिंता मत करना, पैसे बहुत मिलेंगे, भर बोकी मिलेंगे। और ये बोलकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि फिलहाल के लिए मेरे पास कमांड देने के लिए मेरे पास कोई आदमी ही नहीं है। हालांकि मेरे पास गाँव भाई है जो कि बहुत ज्यादा वफादार है, लेकिन अगर सच कहूँ ना तो उसला बहुत ज्यादा डरपोक भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई ऐसा हो जो कि मेरे कमांड पर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाए। बंदा बोलता कि भाई तुम्हारी बातों को तो मैं समझ गया, लेकिन एक बात बताओ क्या होगा जब लोगों को ये पता चल जाए कि तुम डाकुओं के साथ मिले पड़े हो? हाँ तुम्हें डर नहीं लगता? मेन कैरेक्टर बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी डरने का सवाल ही नहीं है। नहीं बताओ नॉर्थन सांगमन माउंटेन होता तो समझ में आता, लेकिन ये तो साउथर्न सांगमन माउंटेन है जहाँ पर तुमने कुछ ही बार कदम रखा है, तो फंसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी दिखाया जाता है लीडर को जो कि माको से पूछता है तो बताओ तुम क्या सोचते हो? अरे बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, वैसे भी सलाह बैठ बैठ कर कम कोड़िया बन गया हूँ। लीडर बोलता है तो फिर ठीक है, अब जबकि बात साफ हो गई तो फिर तुम बताओ अपने भाई के कारों के खिलाफ कब कदम उठाने की योजना है? बिल्कुल सिंपल सा प्लान है, पहले उसको यान किंगडम से वापस आ जाने दो, वरना अगर अभी लूट लिया ना तो कुछ ज्यादा सस्पिशियस नहीं हो जाएगा? जिसको सुनने के बाद अपना लीडर बोलता है तो फिर ठीक है उसको वापस आने दो, तब तक हम लोग पार्टी करते हैं। तो बोलो
क्या बोलते करोगे? इधर ये भी ग्रीट करते हुए बोलता है बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर अपने एमसी 2 लोगों को लेकर जंगल के बीचों बीच चले जा रहा था। और जरा माको को तो देखो, अपने एमसी ने उसको भी साथ रख लिया था। सामने से आता वो मोटका बोलता है कि माको ये क्या चल रहा है, आखिरकार तुमने अपने कपड़े क्यों बदल लिए? वो बोलता है क्योंकि यंग मास्टर चाहते थे और मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, समझे? और पहले ये बताओ, पता लगा लिए जो भी पता लगाना था? हाँ लगाए ना, वो लोग बहुत ही जल्द किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। गुड, लेकिन तुमने जिस लुओ परिवार का पता लगाया है वो सुंगमेन शहर का सबसे छोटा परिवार है। ओके हाँ पता है, तो इसमें दिक्कत है क्या? आपको नहीं पता? भाई देख, जानना नहीं जाना ये बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हें जो कुछ भी पता है ना वो मेरे सबऑर्डिनेट के द्वारा पता चली है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने एक कर किसी की भी जांच नहीं की। गजब, ये चीज तो आपने बिल्कुल सही बोली है। और ये सुनकर अपना एमसी भी लाइक तो ठीक है, जैसा कहा गए थे बिल्कुल वही करो। ये भी कि ठीक है समझ गया, और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि हल्की सी स्माइल करते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि गजब गजब यार गजब, लू फैमिली की माँ की। मैं इन लोगों को टारगेट में नहीं लेता, लेकिन क्या करूं साला, इन लोगों के पास 2-2 सीक्रेट बॉक्स जो है। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, जब लोगों को यह पता चला था ना कि लुओ फैमिली के पास लिटरली में 2-2 सीक्रेट बॉक्स है, तो उस बॉक्स को लेने के लिए कोई तो था जो कि लुओ फैमिली के परिवार को पूरे के पूरे तरीके से एक ही बार में खत्म कर दिया था। लेकिन अब जब उन दोनों बॉक्सेस को ले लूंगा तब इसका पूरा परिवार खत्म नहीं होगा, यानी कि समझे, मैंने एक परिवार को लिटरली में बचा लिया। नाइस। और इतना बोलने के साथ इस सीन चेंज होता है जंगल के बीच में, यानी कि ये बोले कि लुओ फैमिली के कारवान में आगे वाला बंदा बोल रहा है चलो जल्दी करो, फटाक से हम लोग जंगल से बाहर निकलना, उसके बाद देखना जैसे तोंजा परफेक्शन पहुंचेंगे ना वहां पर आराम करेंगे। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट, डाकू के द्वारा उसके कारवान को रोक लिया गया था, और ये देखकर बंदे भी चौंक जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि बुढ़ा लुओ फैमिली का स्टीवर्ड था जो कि एक झोले को निकालते हुए बोलता है कि अरे तुम लोग आ गए, एक काम करो ना, ये लो हमारा 10%, जाओ जाकर आराम से दारू पियो। ओके, और ढंग से पढ़ते कि क्या बोला बे साले, सिर्फ 10%, तुम्हें क्या लगता है इतने में से मेरा हो जाएगा? सुन, अगर मरना नहीं है ना तो जल्दी से अपने कीमती सामानों को बाहर निकाल, समझा क्या? अरे यार ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप ही लोगों ने तो डिसाइड किया था कि 10% लेने के बाद आप हम लोगों को जाने देंगे। जाने देंगे? ये किसने बोला बे साले? और पहले ये बता हम तुमसे कब मिले? स्टीवर्ड भी लाइक, बट ये तो गलत है ना? कुछ गलत नहीं है, चुपचाप से भाग यहाँ से वरना मार डालूंगा। और वही होता है, मोड़के के धमकाने के बाद वहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सारे बंदे अपने सामानों को छोड़कर वहीं से भाग जाते हैं। बोला जाता है कि यंग मास्टर बताइए कैसा लगा, देखे मेरा जलवा? जलवा अच्छा था, लेकिन मुझे सिर्फ उन 2 बॉक्सेस से मतलब है और कुछ भी नहीं। अच्छा तो फिर बाकी का सामान का क्या करे? कुछ नहीं, अपने पास रख लो और क्या। और मन ही मन सोच कि गुड, आखिरकार मुझे कुछ और बॉक्सेस मिल गए। अब बात है घर पे, या फिर ये बोलेगा अपने एमसी का घर, जहाँ पर ये भी मस्त आराम से बैठ कर कुछ तो देखे जा रहा था कि बुरा नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन किसको पता था कि मुझे ब्लड सूत्रा मिल जाएगा। और ये जो तकनीक है ना, इस दुनिया में थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है। देखना जब मैं इस तकनीक को सीख लूंगा तब मेरा लेवल कुछ अलग ही होगा। और ये रहा 1000 लीफ ऑफ प्लम, एक छुपा हुआ हथियार। हालांकि इसका यूज एक ही बार होगा, लेकिन यूज होने के बाद जंगटे लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी घंटा नहीं टिक सकता इसके सामने। चलो एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस ब्लड सूत्रा को सीखता हूँ। सीन चेंज होता है 10 दिन बाद नॉर्थ सागमेंट माउंटेन में, और ये जो बंदे थे ना ये कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपने चौथे भाई के बंदे लोग थे, जो कि वापस आ रहे थे, वो भी अपने बिजनेस सफल करके। ओके भाई सोचता है कि देखा, अरे यार ये चीज तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा आसान थी। जब बाप को पता चलेगा नहीं कि मैंने क्या कर दिया, वो मेरी तारीफ करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये लो, इसको भी मोटका डाकू साला रोक लेता है। तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि मोटके को लाते हुए कुछ तो दिया जा रहा था कि भाई ये लो हमारी तरफ से पास होने का गिफ्ट। मोटका बोलता है पर ये तो सिर्फ 400 टेल्स है, बाकी का क्या? बाकी कौन सा बाकी? जहाँ तक मुझे पता, इनफैक्ट ये बोले कि रूल के बारे में जितना मैं जानता हूँ ना, तो यहाँ से जंगल से पास होने के लिए सिर्फ 400 टेल्स लगता है ना। साले क्या बोला बे तू? सिर्फ 400 टेल्स? देख सिंपल बोलूंगा, चुपचाप से सामान दे वरना सारे बंदों को यहीं पर मार डालूंगा। और ये सुनकर अपना चौथा भी भड़क जाता है कि क्या बोला बे कमीने तूने? यहाँ पर अपने यंग मास्टर को इस तरह से गुस्सा होता हुआ देख उधर बंदा भी रोकते हुए बोलेगी नहीं यार, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये हमारा नहीं बल्कि ये बोले कि डाकू का इलाका है, समझे? अगर जरा से भी गलती हुई तो समझो हमारा खेल खत्म। चौथा भी लायक तो ठीक है, और खुद ही देख लो, जो चाहिए वो ले लो। गुड, ये हुई ना बात। सुनो बे सब लोग, जाओ और अच्छे से चेक करो। और ये सुनकर सारे बंदे भी चेक करने में लग जाते हैं। अब बात है बंदे की ओर, जो कि चेक करता है और मोटके के कानों में कुछ तो जाकर कहा देता है। मोटका बोलते कि बच्चे तुमने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी, ब्लैक मनी इतना छुपा कर जा रहे हो, टोल कम दे रहे हो। गजब, देखो तुम्हारे सामान की कीमत है 6000 टन, इसलिए टोल के रूप में 600 टन देना पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? मतलब कमीने कहीं के, ये कहीं तू जानबूझ के तो नहीं कर रहा ना? और तुम्हें सामान के हिसाब से 10% टोल तो मिल ही रहा ना, तो फिर बताओ ये सब करने का क्या मतलब? आखिरी बार बोलता हूँ जाने दो वरना मार डालूंगा। और वैसे तुम्हें पता भी है कि मेरा बाप कौन है? बंदा सोचता कि नहीं यार नहीं, ये गड़बड़ हो गई। चलो चौथा मास्टर तो पगला गया, अब हम लोग जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। क्या बोला बे साले तेरा बाप? लेकिन मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरा बाप है कौन। अगर 600 टन नहीं दिया तो वादा करता तुम्हें से यहाँ पर से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जिंदा नहीं जाऊंगा वो तो देखा जाएगा। अंकल लीन समझ गए कि मेरा बोलने का क्या मतलब है? वो भी चिंता मत करिए, हो जाएगा। और पहले तो घोड़े से उतरता है और मोटके को ग्रीट करते हुए बोलता है कि भाई देख क्यों पगचौदी कर रहे हो, चुपचाप से 10% लो, वापस जाओ और हमें
हमें भी वापस आने दो, वरना फिर ये मत बोलना कि मैंने तुम सबको मार डाला। चौथा भी लाइक, अरे यार अंकल लीन, अब आप बागचोदी क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी करो, मार डालो इन कमीनों को। और मुझे तो सच्ची में इस बात पे हंसी आ रही है कि मेरा जो दूसरा भाई था वो सच्ची में कितना बड़ा डरपोक था। जब ताकत से कम बन जाता तो फिर बताओ पैसे देने की क्या जरूरत थी। और ये सुनकर कारवा के साथ आए हुए जितने भी लेबर थे ना, उन सभी की पूरी के पूरी तरीके से फट गई थी। कोई तो बोले कि गया ये चौथा यंग मास्टर पागल हो गया क्या, ये जंगल हमारे बाप का नहीं और ना इसके बाप का है। दूसरा बोलते कि धात तेरे की, ये अंकल इन सच्ची में अपने आप को इनविंसिबल समझता है क्या? जो चौथा यंग मास्टर इसके नाम पर उड़े जा रहा है। और तभी दिखाया जाता है जो अपना अंकल लिन था वो भी बहुत ही गौर से उस लड़के को देखे जा रहा था। आवाज आती है, कोई तो फुल गुस्से में डाकू की तरफ से बढ़ते हुए बोलता है, बुढ़े बात तो मैंने तुम्हारी सुन ली, पर देखना ये क्या सच्ची में तुम्हें उतना दम है, अगर नहीं हुआ ना तब तुम मरेगा। बुढ़ा सोचता कि नहीं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब सच्ची में यार यहाँ पर कोई ब्लड कंडीशन का बंदा भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि साला वो जियांटी ने स्टेज पर पहुंच नहीं वाला। और ये सोचकर ये जैसा ही कुछ बोलने ही वाला था तभी अचानक से अपना जो हाथ था ना वो भी बहुत ही स्पीड से अपने तलवार को लेकर इस बंदे पर हमले को कर देता है। इनफैक्ट ये बोले कि हमला लगती भी और बूढ़े को थोड़ा सा चोट भी लग जाता है। बोला जाता है कि क्या नामुमकिन, ये तो मिलिट्री कॉम्बैट स्किल है। हान भी लाइक, क्या का मिलिट्री कॉम्बैट स्किल? आज घंटा तुम्हें शायद नहीं पता बुढ़े, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत इंपीरियल कोर्ट से होती है, समझे? और ये बोलकर फिर से एक अटैक करता है, जहाँ पर अटैक को रोक तो लिया जाता है लेकिन साला इस बार तलवार भी डैमेज हो जाती है और फोर्स के चलते बुढ़ा भी बहुत ही स्पीड से पीछे की ओर ढकला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि जो हान था ना वो भी इस्तेमाल करते हुए बुढ़े की ओर अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड से बढ़ गया था। जहाँ पर एक और ये बंदा हाथ रहा था तो वहीं पर दूसरी ओर ये बुढ़ा साला पूरा का पूरा शोक में था। फिर क्या अटैक करता है और बुढ़े को बहुत ही तगड़ा स्लेस मारता है, जिससे होता ये कि बुढ़ा भी वहीं पर गिरकर ऑन द स्पॉट खत्म। चौथा भी लाइक, ये नहीं हो सकता, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, आखिर कैसे? ये बुढ़ा तो हमारे परिवार के गिने चुने पावरफुल बंदों में से एक था ना, पर ये मर कैसे गया? तभी दिखाया जाता है दूर से, और जरा ये देखो घोड़े को देखो, लिटरली मेरा साला नहीं लगता कोई पुतला है। अब बात है इधर, इन कांडों को देखने के बाद चौथा बोलता है कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो बोला था ना प्लीज दिल में मत लो यार, माफ कर दो। और हाँ मैं तांगजो प्रोफेक्चर से हूँ, आई मीन चू फैमिली का लोंडा हूँ, इसलिए प्लीज माफ कर दो मुझे, जो भी चाहिए ना तुम्हें मिल जाएगा। और ये सुनकर बगल में बैठा लेबर भी मनी मन सोई था कि गजब, ये बंदा तो वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले लंबी लंबी डिंगे हाके जा रहा था। अब क्या हुआ, जैसे वो बुढ़ा मारा इसकी भी फट गई। गजब। हान बोलता है कि ओ माय गॉड, चू फैमिली के लोंडे हो, नाइस। तो चल बता तो क्या चाहता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं? तो सुन, मेरे पास एक शर्त है, पहले तो अपने सामानों को यहीं पर छोड़ो, और दूसरी बात जाकर ये बताओ कि सांगमेन माउंटेन के नियमों को तोड़ने का परिणाम यही होता है, समझे? और ये बोलकर उसके बगल वाला जो लेबर था ना उसको भी मार डालता है, जिसको इस तरह से अपने सामने मरता हुआ देखकर ये बंदा भी चौंक गया था। और मनी मन सोचता है कि भाड़ में गए स्टीवर्ट, भाड़ में गए ये बंदे, जब तक मैं जिंदा हूँ ना सब कुछ ठीक है। तभी अचानक से और चौंक जाता है क्योंकि हान उसको भी धर लिया था और ढम से करके चौथे को जमीन पर पटक देता है, जहाँ पर चौथा बोलता है कि आखिर तुम करने का चाहते हो? बच्चे लगता है तुमने गलत समझ लिया, मैंने ये जरूर कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन ये थोड़ी ना कहा कि मैं तुम्हें कृपा नहीं करूंगा। बस चिंता मत करो, थोड़ा सा ही दर्द होगा, तुम्हारे हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर रखूंगा। तो इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है। 3 दिन बाद अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि लिटरली मेरुदंडों के साथ अभी भी प्रैक्टिस किए जा रहा था। माँ को वो बोलता है कि यंग मास्टर एक बात बताइए, आपकी ब्लेड टेक्निक है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिरकार आपने इसको कहाँ से सीखा? और हाँ, आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये तकनीक राइटियस पाथ का भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर यार देखो, मार्शल आर्ट में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि कौन किसको मारता है, समझे? तो बताओ इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये राइटियस है भी या फिर नहीं है? वो सोचता कि गुड, जवाब तो लाजवाब था, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि चूजू का स्ट्रेंथ लिटरली में बहुत इंसेनली बढ़ रहा है। मुझे अभी भी याद है कि ये बंदा किस तरह से एक टाइम पर उन डाकुओं को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज जब मैं इसको गौर से देखता हूँ ना तब पता चलता है कि ये बंदा तो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकल गया। गजब। तभी दिखाया जाता है कि कोई तो आता है और बोलता है कि यंग मास्टर, चौथे यंग मास्टर फाइनली आ चुके हैं। और हाँ, आए तो है लेकिन पूरी तरीके से क्रिपल्ड भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी लोग कारवा को लेकर गए थे ना उन सभी को डाकुओं द्वारा मार दिया गया। ओ तो ये बात है, तो फिर ठीक है चलो मैं आता हूँ। सीन चेंज होता है इधर, अलग ही कांड चल रहा था। चौथे को देखकर चौथे की मां रोई जा रही थी और ये रहा अपना एमसी लिटरली में चाय पिए जा रहा था। बुढ़ा बोलता है कि फैमिली हेड, अगर मैं सच बोलूं ना तो माँ कसम आपके बेटी की पूरी तरीके से माँ बहने कर दिया उन लोगों ने। बुरा मत माना, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपका बेटा कभी भी दोबारा नहीं खड़ा हो पाएगा। जिसको सुनने के बाद अपना बाप तो साला पूरा का पूरा भड़क जाता है कि क्या बोला तुमने? तीसर कब बोलता है कि सेकंड ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो? चौथे भाई की पूरी तरीके से यहाँ पर एल लगी पड़ी है, तुम आराम से चाय पिए जा रहे हो। अब ये मत बोलना कि इन सारे कांडों को देखने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो। ये बोलता है क्या बकवास कर रहे हो? किसने बोला कि मैं खुश हुआ? अगर मैं सच बोलूं ना तो मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा रो रहा हूँ, समझे? लेकिन ये बताओ क्या रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या रोने से मेरा चौथा भाई ठीक हो जाएगा? नहीं ना। तभी अचानक से खड़ा होते हुए बोलता है कि फादर इतना तो मैं जानता हूँ ये रोने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर इस मामले को अच्छे से नहीं संभाला गया ना तो न केवल मेरा चौथा भाई बल्कि ये बोले हमारा पूरा का पूरा चू फैमिली ही फ्यूचर में रोएगा, समझे? बाप बोलता है क्या मतलब, जरा अच्छे से समझाओ। बात बहुत ही सिंपल है, हमने पहले ही सांगमेन माउंटेन के डाकुओं के साथ फाइट स्टार्ट कर दी है, पर ये बताइए क्या हमारे बिजनेस को देखने के बाद लगता है कि उन डाकुओं के साथ फाइट करना क्या सही में अच्छा रहेगा? हाँ मुझे तो नहीं लगता। सोचिए, जो बंदा हमारे परिवार के क्यूआई कंडीशन लेवल के ताकत पर बंदों को मार सकता है वो क्या हमारे परिवार को नहीं मिटा सकता? इसलिए प्लीज मैं बस
इतना बोलना चाहता हूँ कि जब तक पॉसिबल ना हो ना फाइट मत करिए। और हाँ, जरा ये भी तो सोचिए कि हमारे कारवा को जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, सांगमिन माउंटेन। क्या होगा अगर दुश्मनी की वजह से हमारे कारवा का बिजनेस ही ठप पड़ जाए तो? हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, हमारा चू परिवार लिटरली में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और ये सुनकर बाप भी मनी मन सोचता कि हाँ, इस लड़के ने बात तो बिल्कुल सही बोली है। अगर फाइट होती है तो वैसे भी हमारे परिवार में सिर्फ कुछ ही गिने चुने मार्शल आर्टिस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को अभी भी नहीं पता कि डाकू के लीडर का एक्चुअली में पावर है कितना। पहला बोलता है कि फादर, इसने बिल्कुल सही कहा, इस मामले में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, समझे। अगर मैं सच बोलूं ना तो यहाँ तक उन सरकारी सैनिकों की भी औकात नहीं है जो उन डाकुओं के बारे में अच्छे से पता लगा सके। तभी तीसरा, हाँ बड़का बिल्कुल सही है, अगर इस मामले में अच्छे से नहीं सोचे ना तो समझो कि हमारा पूरा का पूरा चू परिवार ही खत्म हो जाएगा। और जरा ये भी तो सोचिए, सिर्फ 200 टेस्ट के लिए उसने हमारे चू परिवार के क्यूआई कंडीशन लेवल के एक्सपर्ट को मार डाला। इतना सुनने के बाद ये सारे के सारे बंदे लिटरली मेरे फुल टू राजी हो जाते हैं, बोले जा रहे थे कि हाँ प्लीज सोचिए, एक बार अच्छे से सोचिए। मेन कैरेक्टर सोचता है कि गुड, माँ कसम मुझे लगा नहीं था कि मेरा ये चाल लिटरली में इतनी आसानी से काम करेगा। अब जबकि सारे के सारे बंदे मेरे इंटरेस्ट के तौर पर कंसिडरिंग हो ही रहे तो ये तो अच्छी बात है ना। हालांकि मैं पूरे के पूरे चुप परिवार को ही सोचने में मजबूर कर दूंगा कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ। तभी चौथी बोलते कि मास्टर ये क्या बोल रहे, जब अपने बेटे का बदला नहीं लेंगे? लीडर भी लायक, चुप रहो तुम, बस बहुत वो बकचोदी, समझी? नहीं बताओ तुम क्या चाहती हो कि बदला लेने के चक्कर में मैं अपने पूरे के पूरे चुप परिवार को ही खत्म करवा दूं? हाँ गौर से सोचो, जरा अच्छे से सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बुढ़ा बोलता है, आई मीन ग्रैंड अंकल, कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है कि इस टाइम पर बदला लेना सच्ची में बहुत ही बड़ी नासमझी होगी और इसी चक्कर में हमारे परिवार के कारवा खतरे में न पड़ जाए। बस लीडर भी लायक कि आपने बिल्कुल सही बोला, पर सोचने के बाद तो ये है कि इस बार कारवा को लीड कौन करेगा? इसकी बातों सुनकर बड़का भी मुंह फेरते हुए बोलता है कि घंटा, अरे घंटा करूंगा मैं, साला बहुत ही बड़ा रिस्क है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि अपने आप को मौत के मुंह में घुसा दूं। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से बुढ़े का ध्यान अपने एमसी की ओर जाता है और बोलता है कि क्या इसमें इतना सोचने की कौन सी बड़ी बात है, सिंपल बात है, आपका बेटा चूजू है ना, सबसे मजबूत क्षमताओं के साथ, साहसी और सावधानी पूर्वक। हाँ तो बच्चे बताओ क्या बोलते हो, क्या तुम फिर से सांगमिन माउंटेन में वापस जाना चाहोगे? इधर मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता कि गुड, जब खतरे की बात आती है ना तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। तभी पाप, चूजू क्या सोच रहे हो, समझ गए ना कि क्या करना है? सांगमिन माउंटेन में फिर से तुम जाओगे, ओके। मेन कैरेक्टर बोलता है कि फादर, जाने से पहले एक बात बताइए, क्या ये भी चू फैमिली का कोई रूल है क्या? क्या मतलब, आखिर तुम बोलने क्या चाहते हो? बस बोलना ये चाहते हो कि ये भी कोई बात हुई भला? जब चाहो तब ले लो, जब चाहो तब दे दो, ये कौन सी सही बात हुई? कारवा को जब मैं संभालता था तो मेरे हाथों में ये दुगना हो गया था, लेकिन पिताजी के एक शब्द में मैंने अपने चौथे भाई को दे दिया, और जब उसने सांगमिन माउंटेन में गड़बड़ी कर दी तो आप चाहते हैं उन गड़बड़ियों को मैं संभालूं? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इस कारवा को लीड तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और ये सुनकर दूसरकी और दूसरकी का तीसर का बेटा लिटरली में असल पूरे के पूरी तरीके से चौंक गए थे। सोचते हैं कि बाप रे, जिंदगी में ये पहली बार हुआ है, मतलब ये बोले कि मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा कि कोई इतनी आसानी से चू परिवार के हेड को मना कर दिया। क्या ये चूजू के बच्चे पागल हो गए या क्या? इधर अपने एमसी को इस तरह से मना करता हुआ देखकर बाप भी फुल गुस्से में था कि क्या इस लड़के ने क्या बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी, नहीं पता इसकी हिम्मत कैसे हुई चू परिवार के लीडर की बातों को डिसोबे करने की। और तभी अचानक से शांत होते हुए मनी मन सोचे जा रहा था, नहीं नहीं अभी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी इस बंदे के अलावा वहाँ पर थोड़ी ना कोई जाने वाला है, इस बंदे के पास दिमाग है और चालाक भी है, अगर इस बंदे के अलावा वहाँ पर कोई गया ना तो या तो वो बंदा कृपल होगा या फिर वो मर जाएगा। चौथी बोलती कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा भाई कितना ज्यादा घायल है, और इन चीजों को देखने के बाद तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना चाहते हो? ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, समझे? तो फिर इसमें मैं क्या करूँ? अगर वो ज्यादा गंभीर है तो इसमें मुझे क्या फायदा? बाप बोलते कि सुनो, चौथे को पहले तो बाहर ले जाओ और उसको ठीक से ठीक करो, और हाँ उसको यह भी बता देना कि आज से चू परिवार के किसी भी बिजनेस में खुद को शामिल करने की उसको कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम क्या बोला था तुमने कि फायदा ना, मैं तुम्हें फायदा दूंगा, अकाउंटिंग रूम में जाओ और तुम्हें जितना चाहिए उतना चांदी उठा लो, लेकिन हमारे चू परिवार को बहुत बड़ा नुकसान मत होने देना, समझे? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत करिए, जब तक मैं हूँ सब कुछ ठीक होगा। और अब आते थोड़ी देर बाद अकाउंटिंग ऑफिस में एमसी बोले जा रहा था कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे बाप ने क्या बोला, तो चल जल्दी कर, 1000 टेल्स ऑफ सिल्वर मुझे दे। उधर बंदा बोलते कि हाँ दे रहा हूँ, ये लो। और ये लेने के बाद अपना एमसी भी इस्तेमाल करते हुए मनी मन सोचता कि गुड, मेरा दुश्मन वो तीनों के तीनों चुतिया भाई नहीं बल्कि ये बोले कि मेरा खुद ही का बाप है, पर मैं भी हरामी हूँ, अगर वो मेरी बातों को नहीं मानते ना तो मैं भी घंटा ने हाँ बोलता, यानी कि अब आएगा ना मजा, बस और दो को मार दो या फिर कृपा कर दो, फिर देखना इस परिवार का हेड का सीट मेरा। और रही बात इन 1000 टेल्स के साथ, तो हाँ बॉस आन के साथ मेरा सहयोग और भी ज्यादा सुखद होगा, फिर देखना जो अवसर में ढूंढ रहा हूँ ना वो अवसर एक न एक दिन जरूर आएगा। तो इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, जो कि अगले हफ्ते आएगी।